गलती से सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया था। वो गलती से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, उसका भी मेंस का एग्ज़ाम नहीं देने गया। जैसे मैं तो चुनाव खूब हारा भी हूँ, खूब जीता भी हूँ, तो रिग्रेट मुझे कुछ नहीं है। आपका पहला नामांकन जो प्रमुख के उसमें वो नामांकन कैंसिल हुआ था। नामांकन कैंसिल नहीं हुआ। चारों तरफ की जितनी भी नदियां हैं, इस बार उन्होंने भयंकर रूप दिखाया। इसमें आप खनन की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, बड़ा बहुत लार्जर इशू है। नदी किसी के घर में नहीं घुसी, वो अपने ही रास्ते पे थी। नदी अपने रास्ते पे थी, लेकिन हम उसको चोक करेंगे, उसका रास्ता बंद कर देंगे, उसको बोलते हैं वाटरवे। तो कभी आपने धामी जी को समझाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, देखो उसका एक काम हुआ, मैंने जब इस बात को बताया हाउस में, लगातार मैं कहता रहा 8-10 साल से। रेवेन्यू बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन अस्तित्व को मिटा करके रेवेन्यू बढ़ाने के भी कम से कम मैं तो पक्षधर नहीं रहता। इस बार तो वैसे भी आपके सरकार ने सीना ठोक के बोला है कि रेवेन्यू इतना बढ़ गया। नहीं, कोई भी सरकार हो, मैं इसको इस सरकार उस सरकार के उसमें ले जा ही नहीं रहा हूँ। देहरादून या गैरसैंण, आप किसको प्रेफर करते हैं राजधानी के तौर पर? नहीं, देखिए, कामकाजी राजधानी बननी चाहिए, कामकाजी समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी बननी चाहिए। अभी आपके क्षेत्र में अगर देखें तो ये एसटी एक्ट में जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, इसमें कई ठाकुर ब्राह्मण सब हैं। हाँ, चलो मुझसे शुरू करो। नहीं, मैं नमस्कार दोस्तों, आईटीजी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स हैं जो विज्ञान की लैब से निकलकर राजनीति के मैदान में धमाल मचा रहे हैं। जौनसार की हरी भरी वादियों से निकले ये योद्धा आज भी जौनसार की आवाज हैं। भौतिकी में एमएससी, पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक और भाजपा के प्रबल समर्थक, और उत्तराखंड के देहरादून जिले की विकासनगर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी विज्ञान से सेवा तक। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जैसा कि आपको मालूम है कि अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी क्या तैयारी चल रही है? चुनाव होने वाले इस दृष्टि से तो कोई विशेष तैयारी मैं करता नहीं हूँ। मेरा तो एक रेगुलर वर्किंग ड्रिल रहती है और 12 महीने 24 घंटे एक जैसा ही काम करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड में रहता हूँ और जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो थोड़ा बहुत अलग तरीके का इंटरेक्शन, जैसे एकेडेमिया में, यूथ के बीच में, स्कूल कॉलेजेस में, वो भी अपना एक पैशन का पार्ट है। बच्चों से इंटरेक्ट करना, यूथ से इंटरेक्ट करना, या कहीं सेमिनार्स में, डेलिब्रेशंस में पार्ट करना, तो ये सब चलता रहता है। कहीं यूथ के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कुछ यूथ क्लब्स हैं, उसमें भागीदारी करता रहता हूँ। और बाकी फिर जो विधायक होने के नाते जो विकास संबंधी अपेक्षाएं जन सरोकारों की रहती है, उसको यथासंभव एड्रेस करते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि इन सब कामों में कोई फुल स्टॉप तो होता नहीं है, ये तो सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहेगी। निरंतर चलती रहती है। किसी मुद्दे का आज रिजॉल्व करते हैं, किसी समस्या का आज निराकरण करते हैं, कल दूसरे रूप में कोई दूसरी समस्या होती है, तो जिसे एक शब्द कहा जाता है कंसिस्टेंसी, तो वो सब करते रहते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का अपना 24/7 बेसिस पर काम सबके लिए रहता है। मैं विधायक हूँ, कोई मंत्री है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन एंड ऑफ द डे या फर्स्ट एंड लास्ट हर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है। तो साल भर पार्टी के कार्यक्रम भी रहते हैं, उसमें भी विधायक होने के नाते अनिवार्यतः भागीदारी रहती ही है। वो चाहे जितने भी कुछ दिल्ली के
केंद्रीय नेतृत्व से निर्देशित होते हैं, कुछ प्रदेश नेतृत्व से निर्देशित होते हैं, कुछ सरकार संगठन के जिसे कहना चाहिए एक समन्वय वाले कार्यक्रम होते हैं, तो वो सब निरंतर चलते रहते हैं। अच्छा सर, आज का समय देखें चाहे पहले का, हमेशा एक सरकारी नौकरी को ऐसा देखा गया है कि सबसे सिक्योर्ड जॉब है। परिवार में अगर किसी एक की भी सरकारी नौकरी लग जाए तो लगता था कि बस परिवार जो है सेटल्ड हो गया है। ऐसे समय में आपने डीआरडीओ की नौकरी छोड़ी, और वो भी ऐसी नौकरी छोड़ी जिसके लिए तो लोग आज भी सपने ही देखते हैं। बहुत सारे युवा सोचते हैं कि काश। नहीं, इसमें कोई बड़ा भारी जिसे कहना चाहिए अहंकार पालने की तो जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं ना तो बहुत मतलब मैं मीडियोकर रहा हूँ एज ए छात्र भी। ठीक है, एक ईश्वर की कृपा ये रही, गुरुजनों माता पिता का आशीर्वाद ये रहा कि भरोसा अपने पे हमेशा रहा, लेकिन रहा मैं एक मीडियोकर छात्र, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमिक परफॉर्मेंस है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन भरोसा रहा कि जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन सर मतलब ये तो ऐसी नौकरी थी उसमें तो परिवार ने हाँ तो मतलब बीएससी के बाद डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया, फिर एमएससी किया, फिर एमएससी करने के बाद यूपीएससी से सिलेक्शन हो गया क्लास 1 पोजीशन के लिए, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। नहीं गया, ज्वाइन नहीं किया। यूपीएससी से सिलेक्शन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कम्युनिकेशन ऑफिसर क्लास 1 पोजीशन, नहीं गए। ओएनजीसी से सिलेक्शन हुआ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑफिसर, फलाना बहुत सारी चीजें, नहीं गए। यहाँ तक कि भारत सरकार की एक स्कॉलरशिप होती है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, विदेशों में पढ़े उच्च शिक्षा के लिए पीएचडी प्रोग्राम वगैरह, वो अवार्ड हो गई, वो भी नहीं अवेल की। इसे मूर्खता ही कह लीजिए, मेरी समझदारी तो नहीं। और जैसा आप कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है, घर वालों को, बड़े भाई को नाराजगी भी बहुत हुई कि क्या मूर्ख आदमी है ये, लेकिन फिर यह कि साथ भी दिया सबने मेरा। नौकरी छोड़ने के 4-6 महीने बाद तो घर में पता चला कि इसने नौकरी छोड़ चुका है लेकिन तो ऐसा उससे क्या थोड़ा था सा सर? अंदाज लगेगा कि थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा अलग तरीके की सोच हमेशा से थोड़ी सी रही, और जिसका कि लोग आज भी भ्रांति चलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब आप आईएएस हो गए, तो मैंने कहा नहीं यार भैया, एक गलत फहमी मत पालिए, मैं कहीं आईएएस उईएएस नहीं हुआ। गलती से सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया था, वो गलती से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, उसका भी मेंस का एग्जाम नहीं देने गया। तो ये सब चीजें चलती रही, लेकिन मुझे रिग्रेट कुछ नहीं है। जैसे मैं तो चुनाव खूब हारा भी हूं, खूब जीता भी हूं, तो रिग्रेट मुझे कुछ नहीं है। मैं चुनाव जब हारा हूं उसको भी एक प्रकार से एंजॉय किया, उस पीरियड को भी, और जीता हूं तो उसका भी सदुपयोग किया, और उसने मुझे अपने तरीके से बनाने में बड़ी मदद की, चीज़ों के प्रति चीज़ों के समझ पैदा करने में वो किया, पॉलिटिकल चीज़ों को समझने में, सोशल फैब्रिक जो समाज का ताना बाना है उसको समझने में एक इंसाइट दी। एक तो होता है सतही तौर पर ऊपर हाँ साहब ऐसा, इनसाइट इंटरनल क्या है, जो डीप इनसाइट है वो क्या है, उसको समझने का मौका दिया। और बस वो जिसे कहना चाहिए, एक तो इन्वॉल्व तो सभी होते हैं, लेकिन मैं उस इवॉल्व होता चला गया, उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में होता चला गया, और इसलिए मुझे हर दिन लगता है कि हर सुबह थोड़ा बहुत लेस मात्र थोड़ा बहुत हर सुबह कुछ नया अंदाज होता है। तो दिस इज हाउ आई फंक्शंस। लेकिन ऐसी वो क्या चीज थी सर जिसने आपको रोक रखा था कि भाई नौकरी नहीं करनी है? इतने अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने आ रही थी। मुझे क्या हुआ, आपने बड़ा मतलब ये सवाल पूछा जो 38-40 साल पहले का सवाल था मेरे सामने। आई रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब इन 1986, लगभग 40 साल होने को हो रहे, 39 हो गए। तो मुझे लगता था यार
कि लोग चुनाव करते हैं, फिर 5 साल तक उनसे विधायक से कोई मतलब नहीं रहता, कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी के पास आता जाता नहीं है, कोई गाँव में जाता नहीं है, कोई घूमता फिरता नहीं है। तो मैं छोटे-छोटे चीज़ों का मैं देखता था कि उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं होता था। बलाए नाम को सरकारें होने के नाते अपने आप कोई चीज़ हो गया तो हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी तो बुनियाद इस बात पे है नहीं। जब वो अब्राहम लिंकन का कभी कोट हम बचपन से पढ़ते आए कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो काम धाम तो सेकेंडरी बात है। उस बात को मैं आज भी मानता हूं, काम धाम सेकेंडरी है। और मैं ये मानता हूं तब तक कोई पब्लिक लीडर बन ही नहीं सकता, वो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता जब तक उसका अपने क्षेत्र के लोगों के साथ या अपने प्रदेश के लोगों के साथ संपर्क ना हो। जब हम लोगों को ही नहीं जानेंगे, लोग मुझे नहीं जानेंगे, मैं लोगों से नहीं बात करूंगा, लोग मुझसे नहीं बात करेंगे, हमारा जन साधारण से इंटरेक्शन नहीं होगा, हमारा किसान से, गांव वाले से, छोटे दुकानदार से, छोटे कारोबारी से, रेडी वाले से, ठेली वाले से, खेती बाड़ी करने वाले किसान से, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर से, यदि उससे हमारा संवाद नहीं है, हम इंटरेक्ट ही नहीं करते, वो घबराता है मुझसे मिलने में या मैं उससे मिलने में परहेज करता हूं, देन आई कैन नॉट बी हिज लीडर, हिज और हर लीडर। तो मुझसे जब लोग पूछते हैं आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मैं कभी भी ये नहीं गिनाता कि मैंने इतनी सड़कें बना दी, इतने पुल बना दिए, इतने स्कूल बना दिए, तो उसको बल्कि मैं उल्टा ये कहता हूं, यार भैया यदि बनाया है मेरे कार्यकाल में बने, तो मेरे पिताजी के पैसे से नहीं बने, वो तो पब्लिक मनी है, सही बात, सरकार का पैसा है, मेरे पिताजी के खाते से तो गया नहीं, मैंने केवल प्रयास मात्र किए, वो कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं किसी के ऊपर, वो ड्यूटी थी, करा। मुझसे यदि कोई पूछता है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन यह है कि मैंने उस दौर में लोगों को एहसास कराया कि विधायक क्या होता है, विधायक जनता का बीच का होता है, विधायक जनता में से एक होता है, विधायक उनके परिवार का सदस्य होता है, विधायक उनके कॉल पे 24/7 बेसिस पर उपलब्ध रहता है, विधायक यदि कोई इमरजेंसी है तो 2 बजे रात को भी उनके बीच में खड़ा मिलेगा, विधायक वो है जो किसी के बच्चे की तकलीफ में अस्पताल में भी 2 बजे रात को 12 बजे रात को भी खड़ा मिल जाएगा, विधायक वो है जो किसी आपदा के समय, किसी मुश्किल के समय, किसी एक्सीडेंट के समय 2 बजे रात को सड़क पे भी खड़ा मिल जाता है। विधायक वो है जिसका हृदय लोगों के लिए धड़कता हो, जो दूसरे के बच्चे की तकलीफ को अपने बच्चे की तकलीफ समझता हो, जो दूसरे के परिवार के बुजुर्ग की तकलीफ को अपने परिवार के बुजुर्ग की तकलीफ समझता हो। तो जब तक ये पैशन भी और कंपैशन भी, जब तक जज्बा, ये पैशन ना आए और जब तक ये कंपैशन ना हो, ये उदारता ना आए, तो तब तक नहीं हो सकता। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बात मैंने आपको 40 साल पहले शुरू की, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको 6 महीने पहले का, कैसे काम करता हूं उससे आपको अंदाज लगेगा। मैं बड़े पब्लिक स्कूलों में भी जाता हूं, बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूं, कभी कभार लोग लेक्चर देने के लिए भी बुला लेते हैं, लेकिन छोटे स्कूलों में जरूर जाता हूं, सरकारी में ज्यादा जाता हूं, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल वगैरह वगैरह, और बिना किसी ताम झाम के जाता हूं। मैं एक स्कूल में गया, एक बच्चा, एक प्राइमरी स्कूल था, वहां नीचे गरीब लोगों की बस्ती ज्यादा थी, तो एक बच्चा था, मैंने देखा कमी, जैसे आजकल सरकारी स्कूलों की स्थिति है, 20, 21, 22 बच्चे तो थे ही टोटल, एक बच्चा बिल्कुल हो ना, उसको बीमार कहिए क्या कहिए। तो मैंने पूछा मास्टर जी से, गुरुजी से पूछा, ये बच्चा ऐसा क्यों है? तो कहने लगे जी ये कुछ समझता नहीं है, शायद सुनता नहीं है, ऐसा ही है बस, नीचे बस्ती से। मैंने कहा नहीं गुरुजी, तो गलत बात है, आप ऐसे निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं एक छोटे बच्चे के मामले में? वो भविष्य है उस परिवार का, ऐसे निष्कर्ष आप कैसे निकाल सकते हैं? हो सकता है उसे दिखाई ना देता हो तो क्या पड़ेगा, हो सकता है उसे सुनाई ना देता हो तो क्या रेस्पॉन्स देगा आपको,
हो सकता है उसको कोई और तकलीफ हो, कभी जानने की कोशिश की कि जो उसके माँ बाप को, अरे मैंने कहा वो इतने जानकार होते, लेकिन स्कूल हमारी ड्यूटी है कोई की नहीं। मैंने वहीं पे स्कूल के खड़े होकर के अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमएस को कहा कि डॉक्टर्स को भेजिए, इस बच्चे को चेक करिए, आवश्यकता पड़े तो इसे लेकर के जाइए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, और यदि कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको जरूरत पड़े हायर सेंटर रेफर करने की, तो आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में इसको रेफर करिए। और फिर मालूम है सरकारी योजना है, 5, 6, 7, 8 लाख का खर्चा सरकार उठाएगी। अब देखिए मुझे आज संतोष इस बात का, जब अभी मैं महीना भर पहले मैंने वहाँ के हेडमास्टर साहब को पूछा उस बच्चे का क्या हुआ, कहने लगे साहब वो आपने जो उसको इलाज वगैरह के लिए भेजा, वो बच्चा तो बहुत ठीक हो गया, और तो पढ़ता भी, अब सब चीज समझता भी, और सब अच्छा भी, और खुशी से रहता भी, मुस्कुराते। तो आई मीन हमारा, तो मैं लोगों से कहता हूं भाई, एक बच्चे को यदि आपने उसको एक उसका आपने एक जीवन संवारने का, थोड़ा सा उसको एक वो करने का, तो वो जीवन का संतोष है, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती हो करके। अच्छा, इस तरह तो से आप मुझे जो क्या अपने लगता है कि इन सब चीजों को काम करने से फिर मिलता है कि यार एक नौकरी हम कर लेते, एक बहुत शानदार नौकरी, एक कंफर्टेबल लाइफ होती, लेकिन जीवन के अनुभव और जीनों का शायद इस तरीके का योगदान में उसमें रह करके शायद ना कर पाता, तो मुझे संतोष है। लेकिन इस तरह के जो आप अपना पूरा समय अपने जनता के साथ लगा रहे हैं, अपने परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं? देखो साहब, ये भी एक हिपोक्रेसी, ये भी एक ढोंग है। जो लोग ये एक एहसान जताते हैं कि अरे साहब मैं तो इतना बिजी रहता हूं, मुझे घर के लिए कोई समय नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति इतना बिजी नहीं है जिसको खूब जनता जनार्दन की सेवा करने, अपने प्रोफेशन से, अपने काम के साथ पूरा न्याय करने के बाद, उसके बावजूद उसको बिल्कुल भी परिवार के साथ उठने बैठने का समय ना मिले। ऐसा भी नहीं, मिल ही जाता है। जबकि हम तो दोनों मियाँ बीबी जनसेवा में है। पत्नी भी 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही, 17-18 साल से वो जिला पंचायत की मेंबर है, 4th टर्म उनका लगातार है। जिला मुश्किल होता है, अध्यक्ष का चुनाव तो चंद लोगों का होता है, 20-30 मेंबरों को, तो आप जानते हैं कैसा होता है। लेकिन जो जनता का वोट है, वो चुनाव वो लगातार 2008 से आज तारीख तक जीत रही है। तो इतनी कंसिस्टेंसी के बावजूद, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है, घर में भी उठते बैठते हैं। तो घर पे राजनीतिक बातें होती हैं? हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि 24 घंटे केवल फर्जी की गप मारने के लिए घर में समय मिलता हो। शेड्यूल टाइट रहती है। कई बार मैं रात को 1-2 बजे पहुंचता हूँ, और मुझसे ज्यादा ट्रैवलिंग मिसेज चौहान की रहती है, श्रीमती जी की रहती है, क्योंकि उनका पर्वतीय क्षेत्र है। तो कभी जाती है तो कई बार 3 दिन में लौटती है, कभी 4 दिन में लौटती है, कभी 2 बजे मुझसे ज्यादा ट्रैवल करती है। तो कभी ऐसा होता है सर कि आपको उनकी भी राय मशवरा लेना हो, कभी आपने किसी राजनीतिक मुद्दे पे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। 2 काम है हमारा। जैसे पंचायतों के अंदर होता था कि पंचायतों के अंदर की घर के लोग बहुत हस्तक्षेप करके रखते थे। लोग कहते थे प्रधान पति, ये प्रमुख पति, ये चेयरमैन पति है, ये पिताजी दखल देंगे, ये भाई दखल देंगे। सो तो हमारे यहाँ नियम एक अलग था। वो उनके सरकारी कामकाज में, उनके दफ्तर में तो हमारा कभी कोई इंटरफेरेंस, हमने सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। ऐसा मुश्किल ही होता है। वो मर्यादा तो हमने बना करके रखी, उसकी जरूरत शायद हम लोगों ने, उसकी आवश्यकता भी, चलो वो एक उसमें कोई अपनी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, उसकी बैकग्राउंड भी ऐसी है। मेरे से ज्यादा मजबूत बैकग्राउंड रही। पिताजी उसके उस इलाके के प्रथम IAS ऑफिसर रहे, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट रहे, खुद भी वो टीचर रही, पढ़ाती थी, नौकरी छोड़ के आई, उसकी भी नौकरी छुड़वाई। तो उसको कामकाज का अपना एक तौर तरीका, वो चीज़ें जानती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और फलाना भी। तो वो पूरी तरह के, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी है, वो अपने तरीके से सोचती भी। लेकिन फिर भी राय मशवरा तो ऐसा तो नहीं है कि राय मशवरा नहीं देते। तो सर राजनीति के लिए आपने खुद की नौकरी छोड़ दी है, वाइफ की नौकरी छुड़वा दी है आपने, तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा क्या? अब साहब किसी के ऊपर कोई थोपने की बात नहीं।
जिसका जैसा स्वभाव होगा, जैसे बेटा है हमारा, उसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है पॉलिटिक्स की तरफ, तो ऐसा नहीं कि हम उसको जबरदस्ती बनाने लग जाएंगे। ठीक है, मेरे एल्डर ब्रदर है, वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है, तो कभी जब पढ़ते थे लोग मुझे कहते थे कि ये नौकरी करेगा, भाई को बोलते थे नेतागिरी करेगा, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह में वो बन के जुड़े, PCS जेएस से वो बन गए जज है और हम बन गए नेता। तो ये समय कभी कभी ऐसा रहता है, समय का खेल तो लेकिन जिसमें रुचि हो, जिसमें आप योगदान कर सकें, मेरा कहना यह है। इसलिए मैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी जब जाता हूँ, विशेष रूप से जो अपने छोटे स्कूल, छोटी क्लासेस के होते हैं, तो मैं पेरेंट्स से हमेशा एक बात कहता हूँ। इस मामले में मेरी बड़ी सोच बड़ी स्पष्ट है। मैं वहां जाता हूं तो मैं बच्चों से नहीं बात करता हूं ज्यादा, पेरेंट्स मैं कहता हूं बच्चों से, भैया बच्चों को क्या बताना, उसके लिए तो टीचर्स की पूरी फौज है ही। मैं वहां अभिभावकों से इंटरेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स मत पालिए, कंपेयर मत करिए बच्चे को कि उसका बच्चा होशियार है, इसका ये है। होशियारी के पैमाने अलग अलग है, इंटेलेक्ट के, टैलेंट के, वो सब पैमाने अलग है। और जीवन में हर चीज महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं जो डॉक्टर बनेगा वही महत्वपूर्ण है, जो साइंटिस्ट बनेगा वो महत्वपूर्ण है, जो कलाकार बनेगा वो भी महत्वपूर्ण है, जो लिटरेचर में काम करेगा वो भी महत्वपूर्ण है। जिसका ड्राइंग पेंटिंग में शौक है पेंटर बन सकता है। तो सभी तो कहते हैं भाई पिकासो पिकासो, तो क्या आपका बच्चा क्यों नहीं उस दिशा में जा सकता? क्यों डिस्करेज करते हो कि ये कोई काम हुआ? तो मैं सबसे कहता हूं कि एजुकेशन का पर्पज है, और टीचर से भी मैं आग्रह करता हूं इस बात का, एजुकेशन का पर्पज है टू एक्सप्लोर, टू ब्रिंग टू फोर द हिडन टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये एजुकेशन का मतलब है कि उसकी छुपी हुई प्रतिभाओं को हम सामने लाएं। और कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से मत करिए। मैं लोगों से कहता हूं भैया एक बच्चा दूसरे बच्चे का फोटोस्टेट कॉपी कैसे हो सकता? वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो परिवार में नहीं है पॉसिबल। नेवर ट्राई टू रेप्लिकेट वन चाइल्ड विद द अदर चाइल्ड। लेकिन लोग कॉम्प्लेक्स पालते हैं। घरों में मैंने देखा, पढ़े लिखे परिवारों में महिलाएं मैंने देखी, वो कॉम्प्लेक्स, उनका बच्चा तो ये, वो डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाएंगे। और आजकल आप घटनाएं देखते होंगे, बच्चा सुसाइड कर ले रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। मैं कहता हूं प्लीज डोंट डू इट, फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। लोगों को मैं उदाहरण देता हूं, अब ये साइंटिफिकली हो सकता है गलत भी हो मेरी बात, मैं लोगों से उदाहरण देता हूं, भैया पूरे दुनिया की आबादी 750 करोड़ है। जब 750 करोड़ में दो इंसान के सारे बायोमेट्रिक डिस्क्रिप्शन एक जैसे नहीं मिल सकते ऊपर वाले ने, ईश्वर ने 750 करोड़ में दो इंसान को एक जैसा नहीं बनवा। जो जुड़वा में पैदा होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। तो तुम और हम कौन होते हैं दो बच्चों को एक जैसा बनाने वाले? पॉसिबल ही नहीं है। आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए, इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, अच्छी एजुकेशन दीजिए, लेकिन उनको थोपिए नहीं। गिव दम अ स्पेस, उनको फ्रीडम दीजिए कि अपने तरीके से भी ग्रो कर सके। सही बात है। अच्छा, आपके राजनीतिक करियर के स्टार्टिंग में का एक किस्सा मेरे को याद आता है कि जो मैंने कभी सुना था। आपका पहला नामांकन जो प्रमुख के, उसमें वो नामांकन कैंसिल हुआ था? नामांकन कैंसिल नहीं हुआ, और फिर दोबारा आपने उसको सही करवाया था? नहीं, देखो ऐसा होता है, मामूली सा है। कुछ मेरे मित्र लोग ने उसको कंट्रोवर्सी का भी पार्ट बनाने की कोशिश। ऐसा होता है, साफ कह रहा हूँ, नॉन कैमरा कह रहा हूँ। जब आप वोटर लिस्ट उठाते हैं तो वोटर लिस्ट में कई, अब तो बहुत सारी चीजों के, पहले क्या परिवार भाई थोड़े थोड़े ग्रुप बना करके एक परिवार के साथ है, तो कई बार क्या होता था कि वो माता जी का और परिवार में दूसरी महिला पता लगा, उनका नाम नीचे ऊपर इंटरचेंज हो गया। माता जी की जगह पत्नी का नाम लिख दिया, किसी के पलाने की जगह वो हो गया। ऐसा था ना, होता है ऐसा कई बार। तो ये सब चीज इतनी सी मामूली सी बात थी कि जो परिवार के ग्रुप में है, वो परिवार के ग्रुप में वो जो परिवार के हमारे ताऊ जी थे, उनका नाम वो पिता की जगह,
तो जाहिर तौर पे मैं पढ़ा लिखा गंवार अनपढ़ आदमी तो हूं नहीं, मेरा स्कूल है, सर्टिफिकेट है, नौकरी की है, तो उसके रिकॉर्ड होंगे ना मेरे पास, ये केवल वोटर लिस्ट होगा सब कुछ। सही बात है। तो आई प्रोड्यूस दोज रिकॉर्ड्स। और जो रिटर्निंग ऑफिसर उसने माना, भाई देखो वोटर लिस्ट एक सामान्य सरसरी चीज बनी होती है, बाकी तो पढ़े लिखे इंसान है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, नौकरी के हैं, फलाने ढिमकाने, तो माना जाएगा ना। उस पर आपत्ति की थी लोगों ने, उसमें कौन सी क्या बात है। अच्छा, वो उस आपत्ति की वजह से ऐसा हुआ? तो उस आपत्ति कैंसिल नहीं हुआ था, चैलेंज किया था उसको। हाँ, ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात दूसरी है। बड़ी बात यह है कि भाई अब थोड़ा बहुत राजनीतिक होता ही है। उस समय लखनऊ में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, और सब मेरे जो राजनीतिक मित्र हैं आज, वो सब लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग थे। तो वो प्रयास हुआ था कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। तो एक अधिकारी को देहरादून से डेप्यूट भी किया गया, लेकिन वो जन दबाव इतना था वहां पर कि उसको बेचारे को बाद में अपनी पतलून उतार करके, कमीज उतार करके, होमगार्ड की ड्रेस पहन के भागना पड़ा वहां से। जनता आपके साथ थी पूरी तरह? जनता कैसे थी उसका मैं उदाहरण बताता हूं। मुझे जेल भेज दिया, ठीक है, मैं जेल चला गया। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो इनडायरेक्ट होता है, मेंबरों से होता है, कोई जनता से तो होता नहीं। उस समय बीडीसी मेंबर भी नहीं होते, प्रधान ही देते थे। कोई बात नहीं, मेरा ऐसा था भी नहीं लड़ने का। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इसको लड़ाएंगे, लेंगे। जेल चला गया। जेल से मैं नॉमिनेशन करने आया। एक छात्रों का आंदोलन हुआ तो शक्कर में जेल में था मैं। एक महाविद्यालय का एक आंदोलन हुआ था छात्रों का, तो उसमें मैं जेल में था। लगभग 1 महीने बाद बेल हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और वॉलंटियर किया था मैंने जेल जाने को। मुझे नहीं भेज रहे थे प्रशासन वाले जेल। मैंने कहा लीड मैं कर रहा हूं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लीड मैंने किया, जेल ये छात्र जाएंगे। सही बात है। तो 25-30 छात्र जेल गए थे। मैंने कहा नहीं, मेरे बिना तो ये जा नहीं सकते। खुद बैठा करके फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बुक करिए। और मैंने बेल भी तब कराई जब हर छात्र की बेल हो गई। तो ऐसे में जेल में रहा। तो जेल से हथकड़ी पहन के नॉमिनेशन करने आ गया। नॉमिनेशन करके वापस चला गया। तो मेरे लिए तो प्रधान, बीडीसी मेंबर किसने इकट्ठे करने थे? मैं तो जेल में था। दूसरे लोगों ने अपने मेंबर उम्बर इकट्ठे करके कैंप लगा लिया, फलाना। लेकिन पूरे विकासखंड कालसी का जो जनमानस था वो सब सड़कों पर उतर गया, और उन्होंने एक तरीके से फरमान जारी कर दिया कि जिस गांव का प्रधान कोई मुन्ना सिंह चौहान के साथ ब्लॉक प्रमुखी में समर्थन में नहीं होगा, उसको हम गांव वापस नहीं आने देंगे। नतीजा ये हुआ कि सारे पार्टीज के कैंप्स को छोड़ करके सब लोग भाग करके आ गए, और अल्टीमेटली जो मेरे विरोध में नॉमिनेशन हुए थे उनको नाम जन दबाव में वापस लेने पड़े। और मुझे सुबह जब दूसरे दिन जेल की बैरक खुलती है तो जेल का सुपरिटेंडेंट सुबह आता है नॉमिनेशन के दूसरे दिन, सर आपको बधाई हो। मैंने कहा किस बात की? भाई कि रात को 10 बजे रात को लोग आए थे, वो बता गए कि हम निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हो गए हैं। तो दिस इज हाउ स्टार्टेड। जहां नामांकन रद्द करने की कोशिश की जा रही थी वहां पे जो है निर्विरोध हो गए। तो शायद उस समय उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के उस दौर में हो सकता है ये बात 100% सही ना भी हो या सही हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अकेला व्यक्ति था जो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुआ था, और वो भी जेल में रहते हुए। बड़ी बात है सर। अच्छा सर, अभी वर्तमान में आते हैं, और ये इस समय आपके क्षेत्र को भी देख लें, या हम अगर आज की डेट में ये प्रेजेंट राजधानी जो हमारी देहरादून है इसमें देखें, चारों तरफ की जितनी भी नदियां हैं इस बार उन्होंने भयंकर रूप दिखाया। इसमें आप खनन की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, बड़ा बहुत लार्जर इशू है, मैं आपको बताता हूं। एक तो है, एक्ट भी हमने बना लिया है, फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट। हर नदी का एक फ्लड प्लेन है, बिल्कुल है, उसकी मार्किंग है, और फिर उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। यदि आप आज भी देखेंगे
सहस्त्रधारा में। नदी ने कुछ नहीं किया, नदी ने उनको तोड़ा फोड़ा, वो बहाए जो नदी के अंदर घुसे हैं। नदी किसी के घर में नहीं घुसी, वो अपने ही रास्ते पे थी। नदी अपने रास्ते पे थी, लेकिन हम उसको चोक करेंगे, उसका रास्ता बंद कर देंगे, उसको बोलते हैं वाटरवे। हर नदी का एक वाटरवे है, हर नदी का एक मार्किंग होती है कि ये उसका फ्लड प्लेन जोन है। जब फ्लड आएगा तो यहां तक नदी फैलेगी, हम उसमें घुस जाएंगे, हम रेगुलेट नहीं करेंगे उसको। फिर वापस वही कंसिडरेशन, वही सब बनावटी बातें, तो फिर तो हम दावत दे रहे हैं ना आपदाओं को। मैं इसे मैनमेड आपदा कह रहा हूं। सर इस समय मान लीजिए कहीं पर है भाई, वहां पर है कि अभी हम थराली में कहेंगे कि भाई पहाड़ ऊपर से दरक गया, गांव परंपरागत है, उसे हम देवी आपदा कहेंगे। थराली में और धराली में भी अंतर है साहब। बिल्कुल अंतर है, एक मैनमेड है। धराली में हम नदी क्षेत्र में घुसे हैं, भले ही इतनी बड़ी त्रासदी है, उसके लिए मतलब जिगर कांप उठता है, लेकिन नदी क्षेत्र में हम घुसे ही ना। नहीं तो जो परंपरागत गांव था धराली, उसको नहीं कुछ हुआ। तो जब हम नेचर को रेस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी रेस्पेक्ट करना चाहिए कि ये नदी का है, ये गार्ड का क्षेत्र है, ये गदेरे का क्षेत्र है, उसको भी तो रेस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल, उसको कब्जा कर लेंगे। अरे भाई, हमसे ज्यादा समझदार तो हमारे बुजुर्ग थे। मुझे याद है अपने बचपन का, मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा कि हम लोग ये हमारी खेती दाती जमीन वगैरह की ये जो नीचे हैं नदियों के किनारे, जिसे हम लोग क्यारियां बोलते हैं, सेरा बोलते हैं, वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, और गांव ऊपर ऊंचाई पे। तो बोले हमसे, ना समझो तुम, गांव आबादी वो सुरक्षित जगह, यहां कभी भी कोई प्रलय हो सकती है। एक शब्द और इस्तेमाल होता था, ख्वाजा। ख्वाजा का मतलब फ्लड ही होता था, एक प्रकार से फ्लैश फ्लड। एक ख्वाजा का क्षेत्र है, बल्कि कई बार तो कुछ जगहों पे पूजा भी कर लेते थे उसको। ठीक है, जहां ये सिल्ट वगैरह आता था, तो हमसे बेहतर थे। दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट द नेचर। तो अधिकांश जगह हमें इस बात को, और उसी में ही जो आपने कहा खनन, मैं बिल्कुल, कई बार क्या होने लगता है एक्सट्रीम, जैसे मैं लोगों को देखता हूं कि खनन के पट्टे भी रखेंगे और खनन हो रहा है, उस पर लंबे चौड़े भाषण भी देंगे। और खनन भी खुद ही करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं, समझ लीजिए आप इशारे तक। मैं ये कह रहा हूं, माइनिंग आवश्यक भी है, आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चाहिए, और कभी कभार क्या, बहुत सारी जगह बहुत रिवर बेड राइज होता चला जाता है, तो आपको उसको रिवर को चैनलाइज करने के लिए भी आपको ड्रेजिंग की जरूरत पड़ती है, डिसिल्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसको उस तरीके का माइनिंग करें। मेरा हमेशा ये कहना रहता है, एक तो साइंटिफिक माइनिंग हो, ये अंधाधुंध खोदा पीटी अनियंत्रित साइंटिफिक माइनिंग हो। दूसरा, मतलब सीमाएं भाई माइनिंग की, ऐसा थोड़ा ना है कि 40 फीट का गड्ढा बना लिया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नदी निर्जीव चीज नहीं है, नदी इज ए लिविंग बॉडी। नदी निर्जीव चीज नहीं है, नदी एक लिविंग बॉडी है। रिवर इज ए लिविंग बॉडी। वो एक, उसको बोलते हैं रिवर सिस्टम है वो। बिल्कुल है। रिवर केवल इतना ही नहीं है, रिवर वो भी है जो ऊपर पानी, हम ऊपर दिखाई देते हैं,
रिवर का वो भी पार्ट है जो ऊपर सतह पे पानी नहीं दिखता है, सब सरफेस वाटर उसके नीचे बहता है। रिवर वो भी है जो सेमी परमिएबल लेयर है। अब ये साइंटिफिक बातें कर रहा हूं, सेमी परमिएबल लेयर है जो एक प्रकार से उसकी छानने का वगैरह, ट्रिकलिंग का, वो सब चीजें काम करती है। तो ये तमाम सारी चीजें अभी हम ऐसा करेंगे तो हम पूरा रिवर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। फिर तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको सरफेस फ्लो मिलेगा ही नहीं, दिखाई देने वाला पानी होगा ही नहीं। ये तो हो ही रहा है। तो वही हम देख रहे हैं कि निरंतर नदियां किस प्रकार से सूख रही है, जिसमें एक बहुत सराहना करूंगा कि कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन एक स्टार्ट तो किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, और रिस्पन्ना में और कोसी में 2 जगह पर रिवर रिजुमिनेशन, उसके कैचमेंट एरिया में वो प्लांटेशन का ड्राइव चला करके और एक प्रकार से उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और अभी वर्तमान सरकार में भी, धामी जी की सरकार में ही, मैं लगभग 10-12 साल से लगातार इस बात के लिए विधानसभा में भी बजट सत्र वगैरह में चर्चाओं के दौरान बार बार कहता था कि पहाड़ों में पानी कहां से आएगा। अब पहाड़ों की बात करते हैं ना, अब यहां तो क्या है, आप उत्तराखंड की बात करो तो या तो बना देंगे उसे मैदान पहाड़ का। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं भाई, उसमें उत्तराखंड के 13 जिले हैं। पीने का पानी सबको चाहिए ना, बिल्कुल, कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो पीने का पानी या तो ग्राउंड वाटर है, वो भी अनलिमिटेड है नहीं, और या फिर वो है जो स्प्रिंग का है। स्प्रिंग का पानी कहां से आएगा? स्प्रिंग का पानी वही होता है जो वर्षा जल ऊपर अटकता है। बिल्कुल, तो रोटेशन है। तो जो आपका पूरा जो कैचमेंट एरिया है नदी का, जो उसका जल समेट क्षेत्र है, उसके अंदर जो आपका वेजिटेशन है, उसकी वाटर, जो सॉइल है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़े, कि पानी को रोकने में सक्षम हो, और धीरे धीरे वर्ष भर वो ट्रिकल डाउन करता है, वही सोते के रूप में, वही स्प्रिंग के रूप में बाहर निकलता है। ये साधारण जियोलॉजी है, इसमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। नो रॉकेट साइंस इज इन्वॉल्व्ड। बहुत बड़ा वैज्ञानिक होने की इसमें जरूरत नहीं, सामान्य बात है। अब उसको खोदा पीटी करके हम उसका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, जिससे उस नदी के अंदर, उस नदी को रिचार्ज होना था, जो उसका कैचमेंट एरिया, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया खोदा पीटी करके अंधाधुंध तरीके से। तो कहां से पानी आएगा? सर, कभी आपने धामी जी को समझाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, देखो उसका एक काम हुआ, मैंने जब इस बात को बताया हाउस में, लगातार मैं कहता रहा 8-10 साल से, कि जो स्प्रिंग है, जंगलों के अंदर है, बाहर है, इसको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, इसको रिजुमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा इसकी एटलस बननी चाहिए। तो तारीफ करूंगा मैं इस बार प्रदेश की सरकार की, धामी जी के सरकार की, कि बाकायदा इसका नोटिस लिया, और ये पहली बार हुआ कि बजट के अंदर सारा, SARRA, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुमिनेशन अथॉरिटी का एक गठन किया गया, और उसमें कोई 50-52 कुछ स्प्रिंग आइडेंटिफाई करके, या कुछ ज्यादा संख्या में, ऐसा गलती भी हो सकती है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके रिजुमिनेशन के लिए कार्य योजना तैयार की गई। लेकिन ये और व्यापकता देने की जरूरत है। उसमें मैंने ये भी कहा सदन के अंदर कि मैं रिकॉर्ड के बेसिस पर कह सकता हूं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों में कौन कौन से गांव पेयजल की समस्या की वजह से विस्थापित हुए। बिल्कुल, या उजड़ गए, विस्थापन मत कहिए उसको, उजड़ गए, उनको गांव छोड़ के जाना पड़ा। जब हमारी दादियां, जब हमारी माएं, जब हमारी परदादियां मीलों मीलों दूर से पानी लाती थी। मैं खुद ऐसे गांव से आता हूं जहां पानी नहीं है, और पानी के बिना तो फिर गांव नहीं चलेगा ना, लाइफ नहीं सस्टेन होगी ना। तो इसके लिए उसका रिवाइवल जरूरी है। हम सतही तो बात करते हैं, पलायन, फलाना, ढिमकाना, ये सब चीजें, ये सब कुछ रटे रटाई शब्द लोग बात करते हैं, लेकिन लोगों से जरा ये पूछिए, ओके, व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। तो जब उस प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन को स्लो डाउन करने के लिए, रोकना जैसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वो तो अंतिम है, उद्देश्य है।
I say how to slow down the process of migration or how to start the reverse flow of river migration. उसके लिए सबसे पहला प्रश्न आता है पीने का पानी। और पीने का पानी पहाड़ों पे साहब स्रोती अमृत होता था, कोई आरओ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। इट वॉज फुल ऑफ मिनरल्स। लोग आरओ बात जरूर करते हैं। आज तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यदि आप लगातार आरओ का पानी पिएंगे तो आपके बोन्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, घुटनों वगैरह, क्योंकि वो मिनरल फ्री होता है। वो तो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस है, वो तो उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए जो है वो मजबूरी में लोग वो कर लें, अदरवाइज वो वेरी बैड फॉर हेल्थ। बस ठीक है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन फलाने ढिमकाने से आपको मुक्ति मिली। तो इसलिए जो है, जो स्प्रिंग होता था, और स्प्रिंग की तो आपने यदि देखा होगा, पहाड़ों को जीना पड़ता है ना, तब समझ में आता है। सही बात है, ऐसे नहीं सुनी सुनाई। उसका पूरी एक साइंस है, सब लोग जानते हैं। जब जाते थे तो सर्दियों में वो पानी गर्म होता था। मैं हम स्कूल में पढ़ते थे तो झरने पे सुबह दौड़ के जाते थे, भाप उठती थी उस पानी से, झरने का पानी। और सर्दियों में उसको, गर्मियों में उसको पीने के लिए लाते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ठंडा होता था। तो नेचर ने भी तो कुछ हमें दे रखा है ना, तो उससे भी तो हम कुछ समझें, ये भी ताकत है। और वही फिर धीरे धीरे हम आ ही रहे हैं। अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी चिल्ला रहा है, जजेज भी कह रहे हैं, हमारे चैम्बर में भी एयर प्योरीफायर लगाओ, एयर क्वालिटी इतनी AQI इतनी पुअर हो गई, फलाना हो गई। तो भैया ये भी तो हमारी स्ट्रेंथ है ना। और फिर जो हम ये मैदान पहाड़ का भी जो हमारे फुटिल है, उत्तराखंड में मैदान मतलब फुटिल, बिल्कुल शुरुआत। तो वो इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट की दृष्टि से। अभी मैं विकास नगर का विधायक हूं, आपसे भी अभी अनौपचारिक बातचीत में कर रहा था कि आपने बताया आप हनोल गए थे, तो कालसी से जाएंगे तो वो जजरेट जगह पड़ती है। बिल्कुल, दुर्भाग्य से हर बरसात में वहां जनहानि हो जाती है। अब लैंडस्लाइड जोन है, प्रकृति का है, तो उसको किसी के कहने से तो नहीं हुआ। तो मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हूँ। एक संदर्भ के तौर पर आया कि श्रीमती मधु चौहान जी ने बहुत उसके लिए प्रयास किया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, त्रिवेंद्र जी ने 257 मीटर के केबल ब्रिज वहां के लिए। लेकिन उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई तो उसे फिजिबल नहीं पाया गया, क्योंकि वो जो उसके पिलर्स बनने थे वहां कच्चा है। फिर हाफ टनल के ऑप्शन पर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हाफ टनल या स्लोप ट्रीटमेंट। तो उसके लिए THDC को कंसल्टेंट भी एंगेज कर लिया है। परसों भी मैंने फिर सदन के अंदर फिर से चर्चा की, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि वो इंटीग्रल पार्ट है, वो लाइफ लाइन है। विकास नगर का मेरा बाजार सारा सब पहाड़ के लोगों पर निर्भर है। बिल्कुल, ऋषिकेश का सारा बाजार पहाड़ के लोगों पर निर्भर है। कोटद्वार का, हल्द्वानी का सारा बाजार जो है, नहीं है क्या? बिल्कुल। तो लोग इसको, मैं कहता हूं भैया पूरक है। इसलिए मैंने हाउस के अंदर कहा कि पहाड़ों की समस्याओं की यदि चर्चा करते हैं तो उसका मतलब मैदानों का विरोध थोड़ो ना है। कुछ लोग सीधे जंप पे चले जाते हैं ना, उनको विरोध नहीं है। वो जजरेट बंद हो जाती है तो मेरे यहां विकास नगर में व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। वो चक्राता कालसी वाले जितना कहते हैं उस सड़क को खोलने के लिए, उससे ज्यादा विकास नगर के मेरे ट्रेडर्स कहते हैं, वहां के निवासी, वहां के व्यापारी हमसे कहते हैं भाई साहब उसको जल्दी खुलवाओ, देखो गाड़ियां नहीं आ जा पा रही है। बिल्कुल, प्लेन बाजार के व्यापार में फर्क पड़ा। तो कुल मिलाकर के समझ होनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन बहुत सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत है साहब। जरूरत के मुताबिक माइनिंग भी क्या है बेसिकली, ये भी एक मिसनॉमर है। मैं आपको बताता हूं, जो हमारा माइनर मिनरल रूल्स है, जो माइनर मिनरल रूल्स है जिसके तहत ये तथाकथित खनन होता है, उसने इसको खनन नहीं कहा। ये भी मैं आपको, हो सकता है आपको नई बात लग रही हो, उसने इसको खनन नहीं कहा, इसे चुगान कहा है, इसे पिकिंग कहा है। इट्स अ पिकिंग ऑफ द मिनरल, नॉट द माइनिंग ऑफ द मिनरल। तो इस शब्द से आप पर्याप्त समझ जाएंगे
कि पोकलैंड मशीन लगा करके, जेसीबी मशीन लगा करके गहरे गड्ढे खोदने के लिए वो माइनर मिनरल रूल्स इजाजत नहीं देता। जो रिवर बेड पे लूज पड़ा हुआ मिनरल है उसको उठाने की इजाजत देता। चुगान के लिए तो वैसे भी जेसीबी जैसी मशीनों की जरूरत ही कहाँ है। इसीलिए तो बार बार ये सवाल उठता है कि आपको मशीनों से आप उसमें माइनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसीलिए तो प्रश्न उठता है। इसलिए यदि एक सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत है और ठीक है, जो माइनिंग रेवेन्यू है जरूर बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन अस्तित्व को मिटा करके रेवेन्यू बढ़ाने के भी कम से कम मैं तो पक्षधर नहीं रहता। इस बार तो वैसे भी आपकी सरकार ने सीना ठोक के बोला है कि रेवेन्यू इतना बढ़ गया है। कोई भी सरकार हो, मैं इसको इस सरकार उस सरकार के उसमें ले जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं रेवेन्यू बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अस्तित्व को खतरे में डाल करके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं। अस्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू कम्स नेक्स्ट। तो इस समय वर्तमान में तो सरकार आपकी ही है, तो वो क्यों नहीं समझ पा रही इन चीजों को? नहीं, आप इतने अच्छे तरीके से हमको समझा रहे हैं। समझ भी रहे हैं। इसमें कलेक्टिव अप्रोच की भी जरूरत है और पूरे इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। पूरे इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत यहां का पर्यावरण है, और मैं कह रहा हूं कि नाउ द टाइम हैज कम व्हेन, जब हमें अपनी इस सॉफ्ट पावर को, सॉफ्ट कैपिटल को या ग्रीन कैपिटल को या कार्बन ट्रेडिंग को प्रमोट करने की जरूरत है। कार्बन ट्रेडिंग शब्द सही होगा, मैं अपने सारे पहले के सारे शब्द हटा लेता हूं। कार्बन ट्रेडिंग को प्रमोट करने की जरूरत है। भाई, यदि ब्राजील अमेजॉन के फॉरेस्ट के नाम पर पूरे दुनिया से कार्बन क्रेडिट के ऊपर नेगोशिएट कर सकता है कि ये लंग्स है, बिल्कुल पृथ्वी के लंग्स, यहां तक कि उन्होंने कई बार ब्राजील ने धमकी तक दी, नहीं तो हम अमेजन के फॉरेस्ट काट देंगे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। तो आकार हो गया पूरी दुनिया। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम धमकी दें, हम ये कह रहे हैं कि हम अपने इस ग्रीन कवर को और एनरिच करेंगे। हम इन एनवायरमेंटल सर्विसेज को और पुष्ट बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे, हम और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। बट द कंट्री एट लार्ज एंड द वर्ल्ड एट लार्ज should contribute in our financial, should support us financially. ये कुछ खामख्याली लग सकती है मेरी बातें, लेकिन चूंकि अपने तरीके से सोचने का एक स्वभाव रहता है, तो ये बात भी ठीक है अपनी जगह। जब आप राजकाज में होते हैं तो ऐसा थोड़ा ना है मैं कल के ये सब इतनी बातें बता रहा हूं, ये कल के रोज सारी सब। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया में जमीन पे कोई काम करने से पहले कहावत है कि जमीन पे महल बनाने से पहले आप हवा में बनाते हैं, पहले आप कल्पनाओं में बनाते हैं, पहले आप अपने चिंतन में लाते हैं, पहले आप इमेजिन करते हैं कि मुझे ऐसा बनाना है। तो ठीक उसी प्रकार से नीतियों को भी जमीन पर उतारने के लिए पहले एक समग्र सोच भी हमारी होनी चाहिए। ना हम सारा कर पाए, ना हम 50% कर पाए, ना हम 25% कर, 10% कर पाए उसमें से, लेकिन उस दिशा में हम कुछ बढ़े तो आगे, कुछ तो बढ़े। अच्छा, ये पर्यावरण के ऊपर ही एक चीज और है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, और उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने उसको हैमर करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि पिछला जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आया था, उस सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में वो जन सुनवाई भी करती है, सब राजनीतिक दलों की भी सुनवाई करती है। बीजेपी की तरफ से मुझे और मेरे साथ पुनीत मित्तल जी को ड्राफ्ट किया गया था कि फाइनेंस कमीशन के सामने हम राज्य का पक्ष रखें। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के
रिपोर्ट्स को लेकर के, यूएनओ की रिपोर्ट्स को लेकर के, तमाम सारे रिसर्च पेपर्स को लेकर के हमने इतने मजबूती से उसको, और बाद में फिर सरकार ने भी इतने मजबूती से उसको कहा कि अल्टीमेटली 10% वेटेज फाइनेंस कमीशन को हमें देना पड़ा था फॉर फॉरेस्ट कवर। हम ये कह रहे हैं कि वो कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाना तो बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ये पर्यावरण को लेकर अभी हमारी बातचीत हुई थी, आपने बताया था त्रिवेंद्र जी ने रिस्पना नदी को जीवित करने की एक मुहिम चलाई और रिस्पना नदी के किनारे बहुत पेड़ लगाए, लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो उनमें से कोई पेड़ मेरे को दिखाई नहीं देता। दिए नहीं, और सारे तो नहीं, जो नीचे जब रिस्पना नदी पूर्ण रूप से मैदान में पहुंची, वहां तो लोगों ने रगड़ दिया, वापस वही खनन, खोदा पीटी, फलाना, दौड़ भाग, ट्रैम्पलिंग, गाड़ियां दौड़ाना, सब उसका नाश मार दी। लेकिन जो हायर रीचेज में है, जो जब आप इधर से राजपुर रोड से थोड़ा सा ऊपर को जाएंगे और मसूरी के नीचे वाले में बहुत सारे पेड़ जीवित है, और काफी सारे उनमें से आज बड़े हो गए। अब ये इसी चीज के ऊपर उतना भी यदि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो भी मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं। अब इसी चीज से संबंधित मेरा इसका अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अभी भाजपा की सरकार है, जब त्रिवेंद्र जी ने किया था तब भी भाजपा की सरकार थी, और अब जो है एक रिस्पना पे और बिंदाल पर कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग है। अगर वो बनता है तो इन नदियों का क्या होगा? क्या ये जीवित हो पाएंगी? बहुत बड़ा इशू है। मुझे चूंकि बहुत ज्यादा मैं विज्ञ भी नहीं हूं कि हल्का सा एक रेफरेंस तो था जो अभी फ्यूचर रोड मैप विधानसभा के अंदर जिसके ऊपर चर्चा हुई, तो उसमें एक संदर्भ है इन कॉरिडोर्स को, इसकी भी बात थी, लेकिन इसमें संवेदनशील अप्रोच तो अपनाने की जरूरत है। आज तो खैर आज की तारीख में तो इन दो नदियों का नदियां क्या रह गई, वो लोगों का कूड़ा डिस्पोजल का ये को बना दिया, गंदे नालों में तब्दील हो गई, नाले बन गए हैं, गंदे नालों में तब्दील हो गई। और उसके बड़े कारण ये भी है कि जो नेचुरल ड्रेनेज थे देहरादून के, जो रिस्पना में और बिंदाल में जाते थे, हम भी पढ़े लिखे देहरादून में हैं, वो हुए, यहाँ कभी जल भराव नहीं होता था कभी भी, लेकिन अब देहरादून में खूब जल भराव होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक ड्रेनेज थे, नाले वगैरह, वो तो सब पार्ट दी प्रॉपर्टी डीलर्स ने सब में बन गया, तो जाए तो कभी आ जाता है पानी, तो कहाँ जाए, फिर तो खड़ा ही रहेगा। लेकिन तो बहुत सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत है। और एक बात मैं वही दोहरा करके वापस कहूंगा कि जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में भी कहा कि वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड डेवलपमेंट, वो भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि उसमें भी दैट बैलेंस इज रिक्वायर्ड, दैट बैलेंस इज सर्टेनली रिक्वायर्ड। और इसीलिए ही हम इस बातों को कह रहे हैं वापस, जिसको लोग फिर ना समझी में उसको मैदान पहाड़ बोलने लगते हैं, ना समझी में। ये जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी भाग है, उनके लिए भी एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। नदी नालों के किनारे कब जाने और उसमें अवैध सेटलमेंट और भीड़ भाड़ और फलाना, उनके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो इस वजह से एक बहुत सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत है। हमें थोड़ा तो यहाँ के प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना ही चाहिए कि हम वहाँ का जो पर्यावरण है, जो वहाँ का सांस्कृतिक विरासत है, जो यहाँ का एक आइडेंटिटी है, जो देवभूमि का एक कैरेक्टर है, जो यहाँ का माँ गंगा से लेकर के और
हिमालय तक का जो एक जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उसको बारे में यदि हम उसको 100% कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे तो फिर देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिजास्ट्रस, सर वेरी फ्रैंकली। इसी बार की आपदा को अगर देखें तो आपने बताया था कि वो कब्जा नदियों में के किनारों पे किया है, जिसकी वजह से नदी ने अपना रास्ता पुराना लिया है, इस वजह से इतना तबाही हुई है। अब अगर इन नदियों के, वो तो किनारे कब्जा रहे थे लोग, अब सरकार की प्लानिंग तो है कि पूरी नदी को ही कब्जा लें। वो तो अगर उसके ऊपर कॉरिडोर बनाएंगे तो वो तो उसके ऊपर से ही बनेगा, नदी के बीचों बीच बनेगा, तो वो तो पूरी मैंने नदी को मैंने कब्जाने की बात हो मैंने गई। कहा कि चूंकि ये दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सुपर हाइपर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, तो ये तो वर्ड ऑफ कॉशन तो मैं इसके साथ जरूर जोड़ूंगा। आई मे नॉट बी राइट पर्सन, मैं आउटराइटली ये कहूँ ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। नाइदर आई एंजॉय दैट ऑथोरिटी और ना वो मेरे डोमेन में है, वो विचार करना सरकार का काम है, मार्गदर्शन देना हमारे लीडरशिप का काम है, राष्ट्रीय लीडरशिप का भी काम है। बट आई कैन सर्टेनली एड ए वर्ड ऑफ कॉशन। मैं एक जिसे कहना चाहिए एक फ्लैग जरूर उसके साथ ये लगाना चाहूंगा कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नदियां मरे भी नहीं, बल्कि गंदे नाले से नदियां बने वापस। नदियां तो लगभग मरी चुकी हैं, वो तो सिर्फ बरसात में थोड़ा पानी आता है। तो ये नदियां रिवाइवल का क्या हो सकता है, इस पे भी गौर जरूरी करना है। चाहिए, करना चाहिए, जरूरी करना। अच्छा सर, देहरादून या गैरसैंण, आप किसको प्रेफर करते हैं राजधानी के तौर पर? नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं अपनी सीमाओं को भी जानता हूं और मैं पार्टी का एक वर्कर हूं, भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी में ये डिसिप्लिन तो हमें सिखाया ही है कि हमें अपनी सीमाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो जो मेरी लिमिट्स है उसके अंदर मैं बात करूंगा, जो मेरी लिमिट मेरे डोमेन से बाहर का है उसमें जो अधिकृत लोग होंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होंगी, जो लीडरशिप है, वो बात करेंगे। मैं एक बात बड़ी साफ करता हूं, अब मेरे इस बयान पे हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाए, बहुत दिखावा, बहुत हिपोक्रेसी सब करते हैं, बयानबाजी, वो फलाने ने वहां सत्र नहीं करा, हमने करा था, वो होना था, सरकार बच रही है, या फलाना यूं कर रहा है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं। सच्चाई यह है, मैं पहले कह रहा हूं, इस बात के लिए पहले एडवांस में माफी मांग ले रहा हूं, भैया इस पे कोई कंट्रोवर्सी हो तो चलो, ये मेरी निजी राय मान लेना। लेकिन जो मेरी फीलिंग है, गैरसैंण लोग पहुंचते बाद में हैं, वही विधायक, हम ही लोग जो बयान ये देते हैं वहां ये होना चाहिए, पहुंचते बाद में वापस आने के लिए अटैची पहले पैक करके रखते हैं, बैग पहले पैक करके रखते हैं। और जिस दिन वो सत्र का आखिरी दिन होता है, जब हाउस एडजर्न होता है, तो ऐसे भागते हैं गैरसैंण से जैसे बाड़े से कोई पशु खोल दिया हूं। मैं माफी चाहता हूं पशु शब्द इस्तेमाल कर, वो तो हमने जैसे आप अक्सर देखा था एक कि मिनट 3 दिन का प्रोग्राम नहीं होता, नहीं 2 दिन में वापस। नहीं, जैसे बाड़ा खोल दिया हूं। तो मैंने कुछ समय से एक नियम बना लिया अपने निजी स्तर पर कि जिस दिन हाउस एडजर्न होता है मैं उस दिन लौट के नहीं आता हूं, मैं एक दिन रुक जाता हूं गैरसैंण में, थोड़ा आजू बाजू घूमता हूँ, नीचे गैरसैंण बाजार चला जाता हूँ, अड़ोस पड़ोस के गांव के प्रधानों से, बीडीसी मेंबरों से, जिला पंचायत मेंबरों से बातचीत करता हूँ। मैं उस दिन नहीं आता कुछ समय से, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूं, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हमारे गांव देहात में एक पुरानी कहावत है, पीछे छोड़ आगे दौड़। अरे कम से कम जो जिस बारे में निर्णय हो चुके हैं उसका तो ईमानदारी से क्रियान्वयन करिए ना। हिम्मत जुटा करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने गैरसैंण को
ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। अभी धामी जी की सरकार ने भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी घोषणाएं की। मैं ये कहता हूं, ये महत्वपूर्ण थोड़ा ना है कि किस सरकार ने 2 दिन सत्र किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया। सत्र जितने दिनों हो, केवल सत्र होना ही कोई समर कैपिटल है क्या? साल में 2 दिन। आई से दिस इज माई फर्म बिलीव कि गैरसैंण शुड बिकम ए फंक्शनल समर कैपिटल। कामकाजी राजधानी बननी चाहिए, कामकाजी समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी बननी चाहिए। अर्थात सत्र तो 2 दिन हो, 4 दिन हो, उसके अलावा भी गैरसैंण में बैठ करके ग्रीष्मकाल में राजकाज चलता हुआ नजर आना चाहिए, राजकाज चलना चाहिए। कि केवल इसलिए कि जाओ और वो कुछ कागज फाड़ो 3 दिन के लिए और चले आओ, वो तो एक तरह से और उसके लिए सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च कर डालो। तो ये उतने खर्चे में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बन जाएगा। बिल्कुल बन जो आवासीय कमी वहां पे परेशानी होती है, छोटा कर्मचारी, पुलिस का जवान, छोटे सरकारी कॉलेज ठहरने को नहीं मिलता, कई बार ठंडा भी है वहां, बाहर बारिश में है, उनको वो भी इंसान है, वो भी कष्टकारक है। एक बार सर्दियों में वहां, मेरे ख्याल से नवंबर का महीना था, कौन सा था, मेरा तो स्वभाव है, मैं तो हाउस के बाद बाहर निकला, पुलिस वालों से मिला, छोटे कर्मचारियों से मिला, तो पता लगा कोई नहीं है, सर्दी में खड़े हैं, कहने लगे चाय तक नहीं मिली, फलाना। तो दूसरे दिन सुबह ही मैंने हाउस में बैठते ही एक पर्ची लिखी। अनिल रतूड़ी साहब डीजीपी थे और उत्पल कुमार साहब संभवतः चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने वहां से एक पर्ची लिखी और उनको ऑफिसर दीर्घा में भेजा कि बाहर छोटे कर्मचारी, ये भी इंसान है। विधायक के कमरे में तो, विधायक अधिकारियों के कमरे में तो हीटर भी लगे हुए हैं, रजाइयां भी 2-2 हैं, ये भी इंसान है भाई, ठंड सबको लगती है, भूख सबको लगती है। तो फिर उन्होंने टीमें बनाई अधिकारियों की, फिर दौड़ाया, फिर दूसरे दिनों शिकायतें कुछ कम हुई, तो उनको भी सुविधाओं की आवश्यकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर आपको फंक्शनल समर कैपिटल होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर कि गैरसैंण परमानेंट राजधानी हो और देहरादून मैं क्या कह रहा हूं, शीतकालीन राजधानी हो? मैं क्या कह रहा हूं, मैं उस डोमेन में कतई नहीं जाऊंगा जो मेरा डोमेन नहीं है, जो बात करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, जो मेरी सीमाओं में नहीं आता। लेकिन जो बात करने के लिए मैं समझता हूं कि मेरी सीमाओं के अंदर है, मैं अधिकृत मतलब उसके अंदर मुझे कोई रोक टोक नहीं है, उन बातों पे मैं अपनी राय बहुत स्पष्ट दे रहा हूं। मैं कोई कंफ्यूजन, मेरी सोच में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, मुझे क्लैरिटी रहती है कि करना क्या है। एज सिंपल एज दैट। तो राजधानी, अच्छा आपकी निजी राय, अब हम ये पार्टी के बारे में बात नहीं करते हैं। निजी राय नहीं दे सकता मैं, निजी राय, पार्टी का विधायक हूं तो मेरी निजी राय तो नहीं हो सकती ना, मेरी तो राय पार्टी की राय के साथ चलेगी ना। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन जो हो चुका है उसको कंसोलिडेट करें, एंड देन यू सी द इम्पैक्ट। अच्छा, इस बार का देन यू सी द इम्पैक्ट। राष्ट्रपति जी के लिए जो सत्र यहाँ पे रखा गया था, अगर ये गैरसैंण में होता, अरे भाई, जब वहां बैठ करके समर कैपिटल में काम करेंगे, वहां बैठ के वहां एक्चुअल राजकाज का संचालन करेंगे, तो फिर वहां की कुछ मौलिक चीजों के बारे में आपका चिंतन भी विकसित होगा, आपकी अप्रोच में भी चेंजेस आएंगे। आप लेकिन मेरे राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था सर कि अगर ये सत्र गैरसैंण में होता तो शायद राष्ट्रपति जी उत्तराखंड को ज्यादा अच्छे से समझ पाती। नहीं, ज्यादा भव्य भी दिखता, भव्य वो तो दिखता ही दिखता। वहां का विधान, यहाँ का तो बिल्कुल इतना वहां का विधान भवन बहुत भव्य है, वहां का सभा मंडप बहुत भव्य है। तो ये क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बार की कोई ऐसी गलती हो गई है? क्योंकि इतना नहीं, गलती सलती तो नहीं। देखिए, वो अब ये महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों के बारे में चलती फिरती कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, अलग अलग लेयर पर उसकी जांच पड़ताल होती है,
सिक्योरिटी एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और है, उनके लिए तमाम सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है, तो उस पर मेरे ख्याल से महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को नहीं, लेकर उनके के कार्यक्रम के लिए नहीं, कोई टिप्पणी अगर ये जब विधानसभा में जो सत्र रखा गया, ये तो यहीं की सरकार ने सोचा होगा कि यहाँ पे किया जाएगा। अगर ये गैरसैंण में किया जाता तो शायद उत्तराखंड को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाती राष्ट्रपति जी। नहीं, उत्तराखंड को तो चलो, उत्तराखंड को समझने के लिए तो गैरसैंण से उसके बाद वो नैनीताल गई हैं, ठीक है, वहाँ भी वो रुकी हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में उन्होंने भाग लिया। तो और वैसे भी महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं बताना चाहता हूँ कि वो खुद इतना एक आदिवासी क्षेत्र से हैं और जंगल और दुर्गम क्षेत्रों से हैं, तो मैं जाहिर तौर पे हैं उनकी निश्चित रूप से इन दुर्गम क्षेत्रों के बारे में निश्चित रूप से अपनी भी निजी राय है और मजबूत राय है। झारखंड के और तमाम सारे उड़ीसा और उसके जो है जो तमाम सारे वहाँ झारखंड में गवर्नर रही, तो लेकिन ये भी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 2 बार भारत के महामहिम राष्ट्रपति आए और उन्होंने विधानसभाओं को संबोधित किया। ये भी हमारे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात, बड़ी उपलब्धि है, बड़ी गौरव की बात है। अच्छा सर, आप जौनसार क्षेत्र से आते हैं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है वहाँ के लिए, जो आपको लगता है कि अभी बचा हुआ है, जो होना चाहिए? प्रोजेक्ट भाई, मैं ड्रीम प्रोजेक्ट तो मैं आज विधायक विकास नगर का हूँ। नहीं, लेकिन क्षेत्र आपका? नहीं, मैं और क्षेत्र तो मेरा पूरा उत्तराखंड है। पूरा उत्तराखंड तो है ही, लेकिन मेरा हृदय उत्तराखंड के साथ धड़कता है। और जैसा आपको थोड़ा अंदाज भी लगा होगा, मेरी बड़ी क्लैरिटी रहती है। मुझे मालूम है कि यहाँ के मैदान के जिलों की अपेक्षाएं क्या है, वो क्या क्या होना चाहिए। मुझे मालूम यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षाएं क्या क्या, अपेक्षाएं नहीं, मतलब क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है ना कि पहाड़ों पे भारी उद्योग नहीं लग सकते। भारी उद्योग हमारे मैदानी क्षेत्रों में लगने, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर होना है, उस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट वहां पर आना है, वो होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर उस तरीके की भूमि नहीं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मैदानों में ही आ सकते, ठीक है, उस पर हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत। पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग वैसा तो मैंने कहा कि वैसे तो मैं इस बात का पक्षधर रहता हूं कि एरिया स्पेसिफिक अप्रोच, मैं कहावत भी कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड भी कहता हूं, भाई सारा धान 9 पणसेरी मत तोलो। एरिया स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। इस एल्टीट्यूड पे ये फलानी बागवानी हो सकती है, इस एल्टीट्यूड पे ये फलाना चीज हो सकता है, इस एल्टीट्यूड, इस क्लाइमेटिक जोन में फलानी चीज हो सकती है। तो इस बात की बहुत बारीकी से चीजें करने की है। और खुशी की बात यह है कि आपने चूंकि पूछा, भाई घर है मेरा जौनसार बाबर, पैदा में वहां हूं, तो जाहिर तौर पे वहां के बारे में भी मेरी अपना स्पष्ट सोच होगी। जैसे मैंने विकास नगर के बारे में कहा कि वो जो यमुना जी पे हमने 45 करोड़ का पुल बनाया, मैंने हाउस के अंदर कहा, मैं मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का तब तक कोई प्रस्ताव नहीं देता जब तक मैं उसको ये नहीं कर लेता कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या आने जा रहे हैं। तो 45 करोड़ का पुल हमने जमुना जी पे बनवा दिया। अब 250 मीटर की अप्रोच रोड हिमाचल साइड से बननी है, वो 2 साल से अटकी हुई है। अबे मैं आरोप लगाऊं कि हिमाचल गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, तो उचित बात नहीं है। लेकिन वो हिमाचल गवर्नमेंट के स्तर पर बहुत सुस्ती और लापरवाही में उसे कहूंगा। कितने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ, लेकिन मेरा क्या लाभ है? वो पुल बनते ही हिमाचल के एक लंबे चौड़े इलाके का जो ट्रेड है, कारोबार है, वो सारा मेरे यहां विकास नगर आ जाता है। सही बात। तो विकास नगर का मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब विकास नगर पूरा विकास नगर जो मेरी विधानसभा है, वो पूरे यमुना घाटी के लिए, टोंस घाटी के लिए गेटवे है। उसको मैं कहता हूं, इससे विकास नगर विधानसभा एक जगह मत मानो। टेरी जिले का पूरा जौनपुर ब्लॉक का वो गेटवे है।
सही बात। उत्तरकाशी जिले का पूरा नौगांव ब्लॉक का वो गेटवे है, पुरोला ब्लॉक का वो गेटवे है, मोरी ब्लॉक का वो गेटवे है, सामने जाकर के सिरमौर का वो गेटवे है हिमाचल का, वहां पे जो चौपाल का इलाका है शिमला डिस्ट्रिक्ट का उसका वो गेटवे है, यहां तक कि रोडू तक का वो जो है गेटवे। तो इट हैज ए ह्यूज पोटेंशियल। बहुत बड़े क्षेत्र मैं तो इस रूप में काम करता हूं कि भैया यदि अंग्रेज भी आए तो पोर्ट सिटीज इसलिए डेवलप हुई कि वहां कारोबार से जुड़ाव था समझ, तो विकास नगर का जुड़ाव है, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करता हूं। तो जो चक्राता का और विकास नगर का है ना, चक्राता और विकास नगर का है, चक्राता की मतलब आप समझिए, आप दिन में जब 11 बजे विकास नगर पहुंचेंगे तो 25% वहां का सैकड़ों सैकड़ों छोटी गाड़ियां विकास नगर बाजार में होती, जो 3 बजे के करीब वापस लौटती, तो जुड़ा हुआ है। एक वहीं पर डाक पत्थर में मेरा प्रयास है कि मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी लाना चाहता हूं। कुछ बहुत एंथुजियास्टिक नौजवान हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत काम करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, फलाने के लिए, एंड दे हैव बीन डूइंग इट वॉलंटरी बेसिस पे। मेरे यहाँ एक एथलेटिक क्लब है, एक सरदार प्रभजोत सिंह है, नौजवान कमाल का बंदा, कितना स्पिरिटेड है। तो उन सबसे विचार विमर्श करके तो एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाहता। आपने चक्राता के लिए और कहा तो मेरी कई बार खिंचाई भी करने लगते हैं इस बात को लोग। उन्होंने कहा था जब हम इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे, तो जिनकी अपनी आलोचना होनी चाहिए वो मेरी आलोचना करने लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसऑन नहीं करता। भाई पैदा तो वहीं हूं, सही बात है। 6 साल विधायक भी रहा हूं वहां का, इस बात में भी कोई दो राय नहीं, 6 साढ़े 6 साल अविभाजित विधानसभा का। तो मैं कहता हूं भैया स्विट्जरलैंड का कोई नक्शा वहां से स्विट्जरलैंड का मंगा लें, उसे दीवार पे टांग दे, थोड़ा हो ना स्विट्जरलैंड होगा। दैट्स ए विजन। हम क्वालिटी रोड्स दें, हम जंगलों की बेतासा कटाई न होने दें, क्योंकि वही हमारा आकर्षण का केंद्र है। जल स्रोतों का हम संरक्षण करें, उसको बहुत सेंसिटिव अप्रोच के साथ हम उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करें, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पर वो कचरा डेस्टिनेशन नहीं बनना चाहिए। दैट शुड नॉट बिकम ए गार्बेज डेस्टिनेशन। तो वो अप्रोच भी लानी है। हमें युवा पीढ़ी को सेंसिटाइज भी करना है, इको टूरिज्म के बारे में जो हमारे कमिंग जनरेशन है उनको सेंसिटाइज करना। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ जो परियोजनाएं बांध वगैरह की चलती है, तो उसका कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान होता है, कैट प्लान बोलते हैं उसको। तभी फादुल की चीज़ों में औरों को तो किसी को फुर्सत होती नहीं, क्योंकि इसमें कोई मिलता करता तो है नहीं। मैं तो थोड़ा इन सब बातों के लिए जाना जाता हूँ, तो वो विभाग वाले मुझे बुला लेते हैं, तो वहाँ युवाओं वगैरह से उस समय बात करता हूँ। देखो मेरा उत्तराखंड के नौजवानों पे बड़ा भरोसा है साहब। जो मेरे गांव के करीब है, जो मेरा मूल गांव, और मूल गांव मेरा ऐसा नहीं है कि मूल गांव था अपना, ऐसा नहीं है। अपना मूल गांव में घर भी, और साल में 5-7 बार गांव भी रहता हूँ, और सब परिवार रहते हैं, सब परिवार वहीं रहते हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, मौका मिलता है खुद भी खेतों में रहता हूँ, उस पर जाता हूँ। कोई ऐसा नहीं, मतलब खेती दाती करते हैं सब लोग, ऐसा नहीं कि अप्रूटेड है। तो मेरे गांव के करीब है नागथात, वहाँ वो जैसा पहाड़ों पे होता है 5-7 गांव के बीच का केंद्रीय स्थान, वो नागथात है। वो इंटर कॉलेज भी है वहाँ, हॉस्पिटल भी है, फलाना भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, फलाना भी है, हॉर्टिकल्चर का केंद्र भी है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैट प्लान के तहत तो नेचर गाइड का एक प्रोग्राम रखा था। उन्होंने नेचर गाइड को ट्रेनिंग दी, उन्होंने उनको सब जगह घुमाया पूरे देश में इधर उधर। फिर वो कन्वोकेशन था उनका वहाँ, तो मेरे से रिक्वेस्ट किया तो मैं गया वहाँ पर। तो नेचर गाइड के प्रोग्राम में वो एक नौजवान लड़का रुद्रप्रयाग जिले का जो ट्रेनिंग दे रहा था। तो मेरा एक ग्रैंडसन है, भाई का ग्रैंडसन है, तो मेरा भी ग्रैंडसन है, वो भी उसमें
थोड़ा सा एक्टिविस्ट रहता है। तो उसने कहा दादाजी वो सबकी रिक्वेस्ट ये है कि आपको, मैं कब आऊंगा। तो जो रुद्रप्रयाग का लड़का है, मुझे हैरानी हुई, वो अच्छा खासा आईटी प्रोफेशनल है, टॉप क्लास कॉर्पोरेट जॉब में था। उन्हें सब छोड़ छाड़ करके वो सब इसको मिल करके इको टूरिज्म में काम कर रहा है। यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ की बर्ड्स की स्पीसीज, यहाँ का ये, यहाँ पर कौन कौन सा ये, इसमें सेंसिटाइज कर रहा है सबको करके, और पूरा समर्पित होकर के। तो दे आर द पीपल जिनकी वजह से हमें लगता है कि सेफ हैंड्स में है उत्तराखंड। इन नौजवानों की सोच के केंद्र में बुनियादी चीजें हैं जिसके बारे में हम चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। बस उसमें केवल हमें उनको फैसिलिटेट करना है। स्पून फीडिंग की नहीं किसी को जरूरत, हमें उन्हें फैसिलिटेट करना है। हम चारधाम यात्रा में खूब आए लोग, लेकिन चारधाम यात्रा में हमें ये रेस्ट्रिक्शन देर सवेर इंपोज करना ही पड़ेगा कि कम वॉट में प्लास्टिक की बोतल नहीं जाएगी, कम वॉट में पॉलीथीन नहीं जाएगा, कम वॉट में कचरा नहीं फैलाने देंगे, कम वॉट में जो फैलाएगा उसको फाइन करेंगे, कम वॉट में सख्ती से हम इसको इंपोज करें। कानून तो हमने बना रखा है प्लास्टिक के यूज के मामले में म्यूनिसिपल एरियाज में, बस वो लागू नहीं हो पा रहा है, सही से लागू नहीं हो पा रहा। जबकि हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजों को उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए नोडल ऑफिसर बनाया। तो ये सब करना है। इसके ऊपर मैंने सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था। इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव एक संस्था है, तो उन्होंने दिल्ली में इंडिया हैबिटाट सेंटर पर किया था। पूरे देश के लोग आते हैं, कुछ आईएएस रिटायर्ड, कुछ फलाने ढिमकाने, सब। वो टोलिया साहब का ब्रेन चाइल्ड था ये बेसिकली, आरएस टोलिया। मुझे ग्रेट मैन, उनको उस रूप में पहचाना नहीं हमें, और दुर्भाग्य से वो जल्दी चले गए। तो वहां पर उस सेमिनार में जो फूड पैकेजिंग प्लास्टिक है हिमालयन एरियाज में, सभी हिमालय राज्यों में, वो एक बड़ा मिनांस है। फूड पैकेजिंग जो हम खा लेते हैं, और उसके जूस का वो है रैपर, बिस्कुट का रैपर, फलाने का नूडल का रैपर, उसका रैपर, पीने के पानी का बोतल, फलाना फूड पैकेजिंग। उसमें भी भले ही गाइडलाइंस बना दी गई, उसको एक्सटेंडेड ईपीआर बोलते हैं उसको, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने ये प्लास्टिक बॉटल प्रोड्यूस की, जो इसका निर्माता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड करती है कि इसे वापस रिकवर करे। ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी कॉस्ट पे करेगा। ये बाकायदा पॉलिसी का पार्ट है, बिल्कुल है। लेकिन अब हम इसमें करते कितने, या सेंसिटाइज कितने, या मुझ जैसे बेवकूफ है कितने जो इस बात के ऊपर चर्चा भी करते हैं। कोई करना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं तो इतना करता हूं अपने स्तर पे कि मैं शादी में जाता हूं, आपके यहां भी आया हूं, मैं ये पानी यदि थोड़ा सा पी लूंगा तो मैं इसे यहां नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे साथ ले जाऊंगा, और जब तक वो पूरा पानी खत्म नहीं होगा मैं उसे नहीं फेंकूंगा। लोग शादी में मेरे हाथ से छीन लगते, भाई साहब दे दो पानी। मैंने कहा ना, मैं घर लेके जा रहा हूं, खत्म हो जाएगा तो फेंक दूंगा। कम से कम 4 की जगह 2 ही बोतल खर्च होगी, तो 2 का कचरा तो बचेगा। सही बात है। अच्छा सर, एक चीज और है, आपका जौनसार बावर क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड को देखे तो सबसे कम पलायन है, लगभग ना के बराबर ही है। जो भी पलायन होकर आ भी रखे हैं तो वो आज भी अपने घरों से, अपने गांव से, सब जगह से जुड़े हुए हैं। इसका कारण मैं उसको बहुत थोड़ा और स्पष्ट करूंगा। पलायन तो ना के बराबर है, लेकिन बहुत सारी जमीनें बंजर छोड़नी शुरू कर दी। तो बंजर छोड़ना शुरू कर दी तो वो पलायन का शुरुआती फेज है, वो ट्रिगर है। तो इससे पहले वो ट्रिगर दबाएं, कुछ करने की जरूरत है। लेकिन ये सच है अपने आप में कि वहां पर जो जनजाति का दर्जा मिला स्थानीय लोगों को, उसकी वजह उसके साथ है कि इनबिल्ट कंडीशन है कि वो जमीन गैर जनजाति को ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से जो जमीनों की खरीद फरोख्त है
वो उस तरीके से नहीं है। कुछ जगह डिसेप्शन से लीज फीज फलाना से लीज भी नहीं हो सकती, कुछ लोगों ने उसको किया। कुछ जगह ये हुआ कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी भी है, जो शेड्यूल कास्ट ही अपने आप को सर्टिफिकेट भी लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट में सीधा सीधा बैन नहीं है, उसमें डीएम के परमिशन मात्र का है। तो कुछ लोगों ने उनके अनजानेपन का नाजायज फायदा उठा लिया, उनकी जमीनों को लीज लूज कुछ कर लिया, फलाना ढिमकाना। तो हम निरंतर उसके बारे में कह रहे हैं कि लोगों से भी कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करना है। तो ये जमीन, ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पर आपको जो आपके कल्चरल रूट्स है, आपके तीज त्योहार है, जो आप सब चीज जब सारे परिवार सारा गांव साथ करेंगे, और हमारा तो त्योहारों का देश है, तो साल में 4-5-6 बार तो हो ही जाता है गांव जाना। बिल्कुल। तो फिर गांव वीरान कैसे पड़ेगा? कुछ तो रहेगा ना लाइफ उसमें। तो एक ये बड़ा कारण है। और दूसरी बात यह है कि सामूहिकता का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने फोन किया कि साहब आपके यहाँ ये कंधाड़ गांव कौन सा है? मैंने कहा बताओ। कि उन्होंने वो फैसला किया है कि महिलाएं इन 3 जोहर से ज्यादा नहीं पहनेंगी उसमें किसी उसमें। मैंने कहा इस तरीके के रिफॉर्म्स जौनसार बाबर में कम्युनिटी कलेक्टिवली समाज करता रहता है। उसका उद्देश्य कोई बड़ा किसी को कोई हैरेस करना या कोई बंदिश लगाना, उसका यह है कि भाई सब तरीके के लोग हैं, अमीर है गरीब है, कोई अफोर्ड कर सकता है। तो गांव के अंदर सामान्य रूप से बहुत बड़ा गैप नहीं दिखना चाहिए बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स में। गरीबी अमीरी का बड़ा फासला नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं तो अपनापन कम घटता है, फलाना है। गरीब एक वो अपने आप को दबा दबा महसूस करेगा, ये हुआ। मैंने उनसे कहा ये तो नई बात है, मैं तो पुरानी बात बता रहा हूं, मेरे जन्म से भी शायद जन्म के आसपास के उसे होते, जन्म से पहले कभी ना केवल जौनसार में, इस पूरे घाटी में मसूरी के ढाल से शुरू हो जाता है वो पूरा, ये केम्प्टी वगैरह से लेकर के पूरा यमुना घाटी, टेरी की यमुना घाटी, उत्तरकाशी की यमुना घाटी, सामने टोंस घाटी, पूरा हिमाचल का, और पूरा हिमाचल का पूरा शिमला जिला, और पूरा उधर वो सारे के अंदर माघ का त्योहार मनाया जाता है। उसमें बकरा काटने का भी रिवाज है। बकरा वो पहले एक पर्टिकुलर तिथि पे कटता था जो माघ का त्योहार का होता था। तो क्या होता था कि वो एक सामाजिक बंदिश, जैसे क्या एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था कि उस दिन कटेंगे, यदि कोई गरीब भी इंतजाम नहीं कर पाया तो उसको चाहे जेवर बेचना पड़ जाए, चाहे खेत काटना पड़ जाए, लोक लाज के लिए उसे भी लाना ही था बकरा। तो मेरे पट्टी के लोगों ने, जौनसार बाबर में बहुत सारी जगह आज भी उसी तारीख को मनाते हैं, लेकिन मेरे पट्टी के लोगों ने, और अब मेरे पट्टी के अलावा भी बहुत सारे पट्टी के लोगों ने, खत बोलते हैं हमारे यहाँ पट्टी को, 15 गांव है मेरे पट्टी में, मेरे खत में, उन्होंने उस 50-60 साल पहले, 65 साल पहले, उस समय सामाजिक नियम का कि नहीं, ये जो उसी दिन का काटने का, ये गरीब आदमी के लिए लोक लाज का विषय बनता है। वो फिर समझता है कि साहब वो जो है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, उस दिन कोई नहीं काटेगा उस पर्टिकुलर डेट को। और सबको कहा कि भाई जब सुविधा हो जिसको, 10 दिन पहले, 5 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, 15 दिन बाद करें, नहीं करें, या बाजार से ही खरीद के अपना जो है, या कोई भी जिसकी जैसी इच्छा। तो कुल मिलाकर के वो सामाजिक बंदिश से फिर रिफॉर्म्स है, तो रिफॉर्मेटिव सोसाइटी है। ये कोई सरकारी कानून से कभी नहीं हो सकता था, सरकारी कानून करते लागू कभी ना होता, लेकिन सोशल अवेकनिंग से हुआ। अब ये कंधाड़ गांव की कोई यूं तर्क दे सकता, अरे भाई मेरे पास है पैसे तो मैं क्यों ना पहनूं? नहीं, सोशल अवेकनिंग का है। नहीं, आप गांव का हिस्सा है, गांव के पार्ट है, बेशक आपको आप रोटेट करके पहनिए, लेकिन एक बार में आप 3 से ज्यादा पहन करके वो नहीं करेंगे। तो एक समरसता का एक भाव उससे पैदा होता है, ये रिफॉर्म्स से। तो ये सामाजिक चीजें कंट्रीब्यूट करती है कि बेतासा पलायन नहीं हो रहा है। छुटपुट पलायन हो रहा है, लेकिन बेतासा पलायन नहीं हो रहा है। जो पलायन भी कर गया वो भी सुनिश्चित करता है कि त्योहार में तो यार मैं अपने ही गांव में रहूं। इसलिए मैंने बोला भी सर, लगभग ना के बराबर पलायन है। अच्छा सर, एक चीज और है, जौनसार बाबर
आपका जो क्षेत्र है, इसके ऊपर एक आरोप भी है एसटी एक्ट का। कैसा? अभी एक हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो ना समझिए, लेकिन उसमें जो नहीं, दिखाया है कि ये वो जो पढ़ा एसटी है, एक्ट जो मैं है किसी उसमें बात का नाम नहीं लूंगा। देखिए, आप विधानसभा में मेरी डिबेट सुनता हूं, बड़े बड़े लोगों को इतने बार कहने के बावजूद उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विधानसभा के अंदर गैरसैंण से लेकर के इस पर्यटन सत्र तक भाषण दे रहा हूं कि कास्ट इज ए स्टेट स्पेसिफिक। आने जाने में थोड़ा ना रोक, जिसमें लोग भाषण पिला रहे थे कोई भी देश में जा सकता कहीं, मैंने कहा कौन मना कर रहा है? आर्टिकल 15 इजाजत देता है, कहीं आप रह सकते हैं। आर्टिकल 19 इजाजत देता है जो मर्जी आप कारोबार कर सके कानून के तहत। लेकिन कास्ट आपकी साहब, जाति आपकी वही कहलाएगी जो आपकी मूल से, जो आपके पेरेंटेज से, जो बाप दादा से, वो माइग्रेशन से नहीं आ सकती। इसको ऐसा समझिए कि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था ना पहले, पूरा उत्तराखंड हम भी, तो वो जौनसार बाबर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था। लेकिन आज जौनसार बाबर के लोग उत्तर प्रदेश में जाकर के कहें कि साहब यहां भी हमें जनजाति का दर्जा दीजिए, तो नहीं मिलेगा। कह सकते हैं ना कि हम तो पहले यहीं थे। लेकिन सर 1965 में इसके ऊपर सर्वे हुआ था जो नहीं, मैं वापस आ रहा हूं। तो अभी जो हाईकोर्ट, जो किसी ने महाशय ने गया, उसकी ना समझी यह है कि वो जो विषय है, बल्कि श्रीमती मधु चौहान ने एक PIL उसमें की। वो जब 2000 में राज्य बना तो जो पुनर्गठन विधेयक बना उसके साथ जो शेड्यूल जनजाति हुई, तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के समय से 5 जनजातियां थी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी, जौनसारी, करेक्टली मेंशन्ड है। वो टाइपोग्राफिकल एरर है, टाइपोग्राफिकल। यहां जो शेड्यूल छपी उसमें थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी और जौनसारी को कर दिया जनसारी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। यू की जगह JAUNSARI, उसको कर दिया JANNSARI। वो 3 अलग अलग तरह से लिखा गया है। नहीं, इसी तरीके से लिखा गया। मैंने वो पढ़े सर सारे डॉक्यूमेंट। नहीं, उसमें मूल में यही है, मूल में यही है, जनसारी है। और बाकायदा फिर जब पार्लियामेंट में सवाल पूछे सांसदों ने 16 में, उसमें तो उसमें भारत सरकार खुद जवाब दे रही कि ये जौनसारी है, फलाना हो करके। तो चूंकि उसमें कई बच्चों की नियुक्तियां वगैरह रुक गई थी, जब क्लैरिफिकेशन गया तो क्या है, विभाग में नियुक्ति गई, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे चेक किया तो स्पेलिंग मिस्टेक आ गई। तो कुछ ने तो उसको मान लिया कि यही है, कुछ ने कहा नहीं, उसको क्लैरिफिकेशन के भेजा तो उलझ गया सारा। तो हमने निरंतर उस पर क्लैरिफिकेशन भिजवा कर उनकी नियुक्ति वगैरह दिला दी सबकी। लेकिन इशू है, तो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि नो, दिस इज ए टाइपोग्राफिकल एरर, एंड हाई कोर्ट ने जो कहा, अपेरेंटली दिस में रिक्वायर ए अमेंडमेंट बाय लेजिस्लेशन, तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर दिया। सर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो तो आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें आपने जो ये प्रचलन में चल रहा है कि एक पूरे के पूरे क्षेत्र को, नहीं, क्षेत्र नहीं ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि बड़े जानकार लोग भी कहते हैं कि वो जनजाति क्षेत्र में, नहीं, जनजाति नहीं है। जनजाति क्षेत्र तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग प्रोविजन है, बिल्कुल, कि वो शेड्यूल ट्राइब एरिया नोटिफाई होगा, जो केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, यहाँ कोई शेड्यूल ट्राइब एरिया नहीं। तो उसमें लेकिन बहुत उसमें अभी आपके क्षेत्र में अगर देखें तो ये एसटी एक्ट में जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, इसमें कई ठाकुर ब्राह्मण सब हैं। हाँ, चलो मुझसे शुरू करो। नहीं, मैं उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसका जो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ, यही लोग उलझे रहते हैं। जात एक अलग चीज है, कम्युनिटी अलग चीज है। गढ़वाली इज ए कम्युनिटी, गढ़वाली इज नॉट अ कास्ट। जौनसारी इज ए कम्युनिटी, जौनसारी इज नॉट अ कास्ट। कुमाऊनी इज ए कम्युनिटी, कुमाऊनी इज नॉट अ कास्ट।
अब पूरा उत्तरकाशी जिले के 6 के 6 ब्लॉक ओबीसी घोषित हो गए। तो वहां चौहान भी है, बिष्ट भी है, रमोला भी है, जोशी भी है, नौटियाल भी है, पंवार भी है। कौन है भाई फिर ओबीसी? ओबीसी में तो क्षेत्र ही घोषित होता है। नहीं नहीं, नहीं होता। यही तो मैं कह रहा हूं, कम्युनिटी होती है। तो उस 6 के 6 ब्लॉक को, ये जितने जातियां मैं आपको गिना रहा हूं, उनको सबको कह दिया गया है रवाल्टा। तो ओबीसी जो सर्टिफिकेट बनता है वो रवाल्टा के नाम पे बनता है। लोगों की स्टडी बहुत कमजोर है उसमें, वो रवाल्टा के नाम से बनेगी। टिहरी का प्रताप नगर ब्लॉक, जहां पे गुड्डू पंवार जी विधायक है, विक्रम नेगी विधायक है, उसको बोगुनान जी के समय ओबीसी कर दिया। तब आप पूछेंगे पंवार जी है वहां के, नौटियाल जी है, डॉक्टर कुड़ियाल भी वहीं के, ये प्रताप नगर के, वो कुड़ियाल जी है, कौन से ओबीसी? प्रताप नगर की उस कम्युनिटी को कह दिया गया फिंगवाल कम्युनिटी। तो फिंगवाली जो ओबीसी, सर्टिफिकेट ओबीसी के नाम से बनेगा। उसी प्रकार से गोदियाल के यहां आ गए राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र को ओबीसी कर दिया। अब गोदियाल जी होंगे कि धन सिंह रावत जी होंगे कि कौन से होंगे ओबीसी, तो वहां जो सर्टिफिकेट बनेगा वो राठी के नाम से बनेगा। मेरे यहां विकासनगर में एक छोटा सा क्षेत्र है, बिनहार का इलाका, वो कहते रहे हम पिछड़े हैं, हम फलाने, हम ढिमकाने होने चाहिए फलाने। तो सरकार में आए तो सरकार से जवाब गया कि यहाँ के कुछ विकास की योजनाओं को, उसको ये चीजें कर दी जाए। मैंने कहा कभी नहीं तुम्हारा हो सकता जिस उससे तुम बात करते हो, इस आधार पर कभी ओबीसी नहीं हो सकता। आपको कम्युनिटी कहना पड़ेगा। पिछड़ा क्षेत्र है ये कुछ नहीं है। पिछड़ा क्षेत्र तो कहेंगे हाँ भाई सड़कें नहीं, सड़कें बना दो। तो उनको फिर बिनहारी कम्युनिटी, अब बिनहारी के नाम से ओबीसी हो। लेकिन जौनसार के लिए या जौनसारी अगर पूरी कम्युनिटी के लिए भी बात करते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट दिया है या जो ऑनलाइन भी आज भी उपलब्ध है इजीली, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1967 में इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुआ था जब ये लागू किया गया, और उसके बाद से अभी तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ। और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है ब्राह्मण, ठाकुर, खस इसके अंदर नहीं आते। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, ये गलत है आपकी जानकारी। इसके अंदर ये नहीं है। अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी आप उसी पे आएंगे। ये कभी एक SC ST कमीशन ने एक रिकमेंडेशन कही की है, क्योंकि इसके ऊपर कमेटी जानते कितनी आई है। ढेवर कमीशन आया, काका कालेकर कमीशन आया, इसके ऊपर बहुत सारे कमीशन आए। और आपको खास बात ये बताऊं मैं, जौनसारी कम्युनिटी को जनजाति कम्युनिटी घोषित कराने का जो इनिशिएटिव था वो किसी जौनसारी ने नहीं लिया। जौनसारी कम्युनिटी को जनजाति कम्युनिटी घोषित करने का जो इनिशिएटिव लिया है, जो ब्रेन चाइल्ड थे जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया, वो थे धर्मदेव शास्त्री, वो फ्रॉम हरियाणा। वो 43-44 के करीब एक आश्रम खुला था यहाँ पे विकासनगर के एक बगल में, चिरियो गांव बोलते हैं, अशोक आश्रम। तो उन्होंने वहां वो गरीब लोगों के बच्चों के फलाने के ढिमकाने, खैर उनका सोशल रिफॉर्म का दूसरा भी था, जो त्यागे हुए बच्चों वगैरह का, उनका सबका भी विशेष रूप से गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, तो उनका वो था। तो शुरुआती दौर था, 47 में देश आज़ाद हो गया, वो कनेक्टेड थे, सबको जानते थे, गांधीयन थे वैसे हो। तो इसलिए सबसे पहले जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ, तो बिल इंट्रोड्यूस 1956 में हुआ राज्यसभा में। तो उसमें बाकायदा धर्मदेव शास्त्री जी के बारे में मेंबर पार्लियामेंट्स ने बाकायदा अपने भाषणों में कहा। तो ये जो रिकमेंडेशन, ये बात की गई, ये रिकमेंड इसलिए गई कि कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट किया, जैसा आप अभी हाई कोर्ट में कह रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट किया कि ये तो नहीं। जैसा कम्युनिटी में थोड़ा बहुत इंटरनल कन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत चलता है कि कोई कहने लगता भाई ये क्यों हो गई, ये क्यों हो गई, ये तो थे नहीं, फलाना थे नहीं, करना था नहीं। फिर एक कोल्टा कमीशन भी आया, एक फलाना भी आया, तो तमाम सारे उसके अंदर। शुरू में आपको ये जान करके भी हैरानी होगी कि
कुछ जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग थे, जो जात वगैरह के अहंकार में होता है ना, तो जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग थे और जात पात के अहंकार में थे, वो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुद विरोध किया इस बात का कि नहीं, हमें नहीं जनजाति बनना है। ठीक है, तो ये ऐसे लोग भी थे। लेकिन वो तो पूरी एक व्यापक स्टडीज है, जो एंथ्रोग्राफिकल स्टडीज है, उसके आधार पर तब सारा हुआ। और जो आपने जो बाद की जो रिव्यू कमिटीज बाद में आई, वो तो कोई ऐसी थी नहीं कि केवल जॉनसार बाबर की आई, जो भारत सरकार के, वो रिव्यू कमिटीज तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, और फिर फाइनल ये हुआ कि भाई इसको ड्रॉप कर दो, कोई रिव्यू की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस एक रिपोर्ट को आप कह रहे हैं, वो SC/ST कमीशन ने एक रिकमेंडेशन एक समय भेजी थी। तो लेकिन SC/ST कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, उसका फिर विरोध हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे। ये है उसका। लेकिन जो डॉक्यूमेंट मैंने देखा है सर, यही है डॉक्यूमेंट। जनजाति से संबंधित कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो या उत्तराखंड के OBC वगैरह संबंधी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। OBC तो खैर वैसे जो मेरी नजर से ना गुजरा हो, अधिकार क्षेत्र है, और ST जो है केंद्र सरकार का। नहीं, OBC भी केंद्रीय सूची में आने के लिए फिर वो भारत सरकार की सेंट्रल OBC कमीशन उसकी समरी हियरिंग करता है, तब केंद्रीय सूची में सम्मिलित होता है। ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता कि स्टेट ने ऑटोमेटिकली, लेकिन उसको करता तो स्टेट ही है, उस पे काम तो सारा वही स्टेट ही कर रहा है। स्टेट लेकिन ये जो ST एक्ट है, इसके ऊपर तो इस पे तो कुछ कर ही नहीं सकती है, तो पूरी इसमें तो स्टेट कुछ कर ही नहीं सेंट्रल सकता पार्लियामेंट का है। तो मैं वही कह रहा हूँ सर कि जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, जो हैं, उसमें ये क्लियर मैंने खुद पढ़ा है, और मैं आपको, अगर आप बोलो अभी, नहीं तो या नहीं, वही SC/ST कमीशन का, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। कमीशन का है, कमीशन की रिकमेंडेशन है, कमीशन की रिकमेंडेशन है। तो मतलब ये जो हाई कोर्ट में ये मुद्दा लेके जा रखे हैं अभी, तो ये गलत है, जाहिर तौर पे गलत है, जाहिर तौर पे गलत है। वो तमाम स्टडीज के बावजूद हुआ है, क्योंकि उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो दैट लॉजिक अप्लाइज टू एवरीबॉडी, दैट लॉजिक अप्लाइज टू एवरीबॉडी। अभी मैंने आपको उत्तरकाशी का उदाहरण दिया, अभी मैंने आपको टेरी का उदाहरण दिया, अभी मैंने पौड़ी का आपको उदाहरण दिया, मैं आपको उसका भी उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ट्राइबल में ही भोटियाज में है, तो भोटियाज में भी सब कास्ट सिस्टम तो है। हाँ बिल्कुल है। थारूज में भी सब कास्ट सिस्टम है, भोटियाज में भी सब कास्ट सिस्टम, रमाल्टाज में भी है, गढ़वालीज में भी है। वो जो मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा था उसमें 5 जातियां लिखी थी, फिर उसके ऊपर उनकी जो सब कास्ट जो हैं वो भी उनकी उसकी पूरी लिस्ट दे रखी है। वो जो दूसरी लिस्ट दे रखी उन्होंने, वो लिस्ट है जिसको मैंने आपको पहले कहा साहित्यिक जमीन के संबंध में, कि वहां स्थानीय परिभाषा में वो शेड्यूल कास्ट के रूप में उनको सामाजिक, वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट मानते हैं। उसकी भी एनालॉजी ड्रॉ की। हिमाचल में का जो किन्नौर क्षेत्र है, उसकी, हिमाचल का किन्नौर क्षेत्र है जहाँ के ज्यादातर वहां पे किन्नौरा नेगी के नाम से जानते हैं लोग। हमारे यहाँ भी ADG थे नेगी साहब, हिमाचल के ट्राइबल सुभाष कुमार साहब थे। ठीक है, तो जो किन्नौरा था, किन्नौरा के मामले में ये हुआ हिमाचल में कि भाई वहां, जैसा आप जौनसार में कह रहे हैं कि वो किन्नौरा राजपूत भी है, ठाकुर कह लो, और वो शेड्यूल कास्ट भी है। लेकिन किन्नौरा एज ए कम्युनिटी तो जनजाति है, जौनसार एज ए कम्युनिटी तो जनजाति है। तो किन्नौरा तो हो गया जनजाति, जो वहां सब कास्ट शेड्यूल कास्ट है, जैसे जौनसार में सब कास्ट जो शेड्यूल कास्ट, उनको ऑप्शन दे दिया कि उनके पास छूट है कि किन्नौरा के नाते वो ST का सर्टिफिकेट ले या शेड्यूल कास्ट के नाते SC का ले, लेकिन ले एक ही सकते। तो 2016 के करीब उसी को हम लोगों ने मंगाया, तो फिर यहां उत्तराखंड में भी एक आदेश जारी हुआ कि जौनसार बाबर में जो शेड्यूल कास्ट है उनको ऑप्शन है, वो जौनसारी कम्युनिटी के नाम पर ट्राइब का सर्टिफिकेट ले या SC के आधार पर SC का, लेकिन ले एक ही सकते। तो वही कास्ट है उसके अंदर से, तो उनको तो SC का ऑप्शन है ही उनके पास। अच्छा सर, अभी हाल ही में लेकिन उनको फ्रीडम भी दी गई थी, वो चाहे तो ST का भी ले सकते। जी
अच्छा, आपने अभी हाल ही में ही विधानसभा के अंदर ये बनभूलपुरा की सरकारी जमीन को जो है बताया नरक, और इसमें जो है उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी जो हैं वो कहते हैं कि जिनको हक नहीं दे सकते उनको अतिक्रमण घोषित कर दिया, जिनको अब जमीनों का जिनको अधिकार नहीं दे उनको तो पा ये रहे हैं। बताएं, हमारी नजर में कोई जिनको उनको नहीं है। हमारी नजर में पहले तो ये 100% ये है, बिना किसी कंफ्यूजन के, आई डोंट वांट टू मिन्स द वर्ड, लेट अस बी वेरी क्लियर, कि बनभूलपुरा में जितनी भी आबादी है वो कोई भी उत्तराखंड की नेटिव पॉपुलेशन नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, कोई नेटिव पॉपुलेशन। 100% वो बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश से आकर के वहां बसे। और भाई मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो उदाहरण दिया कि आप ट्रेन के डब्बे में बैठिए, वो घरों के पर्दे जो हैं, खिड़कियों के, वो लटके हुए, वो आपको ट्रेन के डब्बे से टकराते हैं। तो क्या यही स्वरूप हम पेश करना चाह रहे हैं वहां के लिए? एक तरफ तो हम पर्यटक नगरी की तरफ जा रहे हैं, वहां पर नैनीताल और पूरा हमारा मानस खंड, तो ये वोट पॉलिटिक्स से, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि ये सिस्टमेटिक तरीके से एनकरेज किए गए, जबरदस्ती बसाए गए वोट बैंक बनाने के लिए। और ये मैं थोड़ो ना कह रहा हूं भाई, भुवन कापड़ी जी के कहने से क्या होना है, मैं थोड़ो ना कह रहा हूं, ये तो हाई कोर्ट ने कहा था कि इतने घंटे में ही इसको हटाइए, इतने दिन में हटाइए। हाई कोर्ट ने डेडलाइन दे रखी थी, हाई कोर्ट नैनीताल ने डेडलाइन दे रखी थी। तो फिर वो हट क्यों नहीं पाए? अब हट, ठीक है, हटाने में जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो संभवतः फेल हो गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट से एक स्टेज ऐसा आ गया। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि सिमिलर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सिमिलर उसी तरीके का आदेश मेरे यहां विकास नगर में था। सिमिलर, लगभग 15 किलोमीटर के लंबी एक पट्टी पे वो अतिक्रमण थे। उसमें और ऐसा नहीं था कि उसको कोई यूं कह दें कि सारे खाली मुसलमान थे, खाली हिंदू थे, खाली वो थे, मिक्स था। लेकिन मेजॉरिटी हिंदू भी थे, दूसरी बिरादरियां भी थी, स्थानीय भी थे कुछ, लेकिन मेजॉरिटी 90% उसमें 90% वो लोग थे जो स्टेट के नेटिव नहीं है, बाहर से आकर के जिन्होंने उन जमीनों पे डेरे डाल रखे थे। हाईकोर्ट का यह आदेश था, हमारा आदेश नहीं था, हाईकोर्ट का यह आदेश था। हां, हमारा योगदान उसमें यह है कि हाईकोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन हमने बहुत प्रभावी तरीके से कराया, और आज जल विद्युत निगम जिसकी वो भूमि थी उस पर बाकायदा एक सोलर परियोजना काफी पे लग चुकी है, बाकी में लगने का कि जो प्रोग्राम वो चल रहा है। सोलर प्लांट उस पे काफी पे लग गया, बाकी पे लग रहा है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी विधानसभा के अंदर ही उठा था, तिलक राज बेहड़ जी ने उठाया मुद्दा। उनका कहना है कि राजधानी देहरादून ही होनी चाहिए, जब नेता वहां जाना ही नहीं चाहते हैं, सब देहरादून रहना चाहते हैं, सबके घर यहां बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भराड़ीसैंण को, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो भराड़ीसैंण, गैरसैंण शुड बिकम ए फंक्शनल ग्रीष्मकालीन, वहां से राजकाज चलता हुआ नजर आना चाहिए। नहीं, लेकिन उनकी तो डिमांड है कि राजधानी यही डिमांड के पूरी बारे तरह में से बन जानी चाहिए। उनकी डिमांड हो जाने, वो तय कर ले अपने पार्टी में कि उनकी पार्टी क्या क्या चाहती है।
मतलब ये है हरीश कि- रावत जी कुछ अलग चाहते हैं, गोदियाल जी कुछ अलग चाहते हैं, करण मेहरा कुछ अलग चाहते हैं, तिलक राज बिहड़ कुछ अलग चाहते हैं, ठीक है। अनुपमा रावत जी कुछ अलग चाहती होंगी, प्रीतम सिंह जी कुछ और चाहते होंगे, और कोई अलग चाहते होंगे। तो उनकी राम अपार माया है। आपने अभी याद दिला दिया, हरीश रावत जी के साथ वो तो कुछ टाइम पहले यहीं वो बैठे तो थे वो सर। तो जितने जितने विधायक है उतना अलग अलग चाहते हैं, नहीं, हरीश रावत जी अभी कुछ लेकिन टाइम पहले भारतीय वो जनता कह रहे पार्टी में थे। सब वही चाहते हैं जो पार्टी चाहती है। नहीं, लेकिन उनका कहना ये था कि जब उनकी सरकार गिरी, उनका कहना था कि अगर मेरे को एक दिन पहले भी मालूम चल जाता तो मैं उसी दिन घोषणा कर देता कि गैरसैंण परमानेंट राजधानी। ये बोलना आसान होता है, ये बोलना आसान होता है। और वहीं हरक सिंह रावत जी कहते हैं कि गैरसैंण कभी राजधानी नहीं बन सकती। तो मैं कह रहा हूं ना कि वो, इसलिए मैं मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इतने उदाहरण तो आपने ही मुझे दे दिए कि तिलक राज जी क्या कहते हैं, हरीश रावत जी क्या कहते हैं, हरक सिंह जी क्या कहते हैं, दूसरा कौन क्या कहता है, तीसरा कौन कहता है। ये तो सारे उदाहरण आप ही ने दे दिए, तो मुझे कहने की जरूरत भी कहां पड़ी। लेकिन राजधानी के ऊपर आपने अपना पक्ष रखा, अपनी निजी राय रखी है। नहीं, पार्टी की मैंने राय निजी राय नहीं रखी, मैंने तो पार्टी की राय रखी। तो क्या कभी पार्टी की राय गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन कैपिटल घोषित हो चुका है। अब उसमें मैं पार्टी के अंदर अपनी राय भी दे रहा हूं, पार्टी के अंदर आपके चैनल पे भी दे रहा हूं कि अब वो बाकायदा फंक्शनल ग्रीष्मकालीन राजधानी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि वहां से राजकाज संचालित हो रहा है। 2-3 दिन, 4 दिन या 5 दिन का सत्र नहीं, मैं जोर देकर के कह रहा हूं। पूरे ग्रीष्मकाल में वहां से चलना चाहिए। Yes, why not? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।